जी। हॉस्पिटल लॉन्ड्री सर्विस के बारे में किसी को आइडिया, कभी विजिट की किसी ने, कभी देखी जाके? जी हसन आसिम साहब। नो सर, भी आइडिया नहीं है इस बारे में। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में लॉन्ड्री सर्विसेज कैसे मैनेज होती हैं जो लिनन आपकी यूज होती है? सर थोड़ा अनप्रोफेशनल वे है बस। डिपार्टमेंट हेड्स जो हैं वो इन्फॉर्म करते हैं जो पर्सन इंचार्ज है, और बस फिर वो कैरी आउट कर लेते हैं आगे प्रोसीजर्स। ठीक है। लिनन आपकी अपनी है या आपने किसी को बाय किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है या ठेका वगैरह दिया हुआ है? सर अपनी है। अपनी है। और वॉश आप खुद करते हैं या बाहर से वॉश करवाते हैं? जी सर, खुद करते हैं। खुद करते हैं, आपके अपने services हैं। तो जी लॉन्ड्री सर्विसेज जो है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सीएसएसडी जो है वो एक सेंट्रलाइज हमारा डिपार्टमेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ द स्टरलाइज्ड और डिसइंफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट, जो है आपके पूरे हॉस्पिटल के जितने डिपार्टमेंट उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली जो लॉन्ड्री सर्विसेज का डिपार्टमेंट होता है वो भी आपका एक इंडिविजुअल सिंगल डिपार्टमेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ क्लीन जो है लॉन्ड्री और लिनन जो है सर्विसेज वो पूरे आपके हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी जो सारी हॉस्पिटल की जो लिनन की रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे मोस्टली सेंट्रल और सिंगल डिपार्टमेंट होते हैं, बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज होल ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे सीएसएस पे हमने डिस्कस किया कि जो हॉस्पिटल की जितनी भी स्टरलाइजेशन नीड्स होंगी दैट विल बी मेट बाय द सीएसएसडी डिपार्टमेंट। इसी तरह जो हॉस्पिटल लॉन्ड्री सर्विसेज होती हैं दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी ऑल द डिपार्टमेंट्स के, जो वहाँ पे जितनी भी लिनन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी इनके थ्रू भी की जाती हैं। तो लिनन जो है अक्सर हम टर्म्स यूज करते हैं सॉइल्ड लिनन की, इन्फेक्शियस लिनन की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय सॉइल्ड लिनन और इन्फेक्शियस लिनन, जो है इन दोनों में डिफरेंस आपके जहन में क्या आता है? क्यों जी डॉक्टर उस्मान अली साहब? तो क्लीन लिनन जो होती है हमारी, क्लीनन जो है जो कि अभी तक यूज नहीं की गई है, क्लीनन विच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द लॉन्ड्री, कि उसकी लॉन्ड्री होगी है उसको हमने क्लीन कर लिया है लेकिन अभी तक उसको यूज नहीं किया जाता किया गया, तो वो डेड लिनन इज कंसिडर्ड ए क्लीन लिनन, के वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ पेशेंट पेशेंट एनवायरनमेंट में अभी तक नहीं आई। वो उस सारे को हम जो है क्लोज लिनन कहते हैं। यूज लिनन या सॉइल्ड लिनन होती है कि जो इस्तेमाल में आ गई है, विच हैज बीन यूज्ड बाय द एंड यूजर, या आप कह लें कि उसको एक दफा आपने कपबोर्ड से निकाल लिया, एनी लिनर विच हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कपबोर्ड दैट हैज बीन प्लेस्ड ऑन ए बेड शीट, या उसको किसी भी तरीके से वो पेशेंट की एनवायरनमेंट या पेशेंट के साथ इन कांटेक्ट आ रही है तो जो यूज हो गई है, इट डजंट मैटर कि उस बेड के ऊपर पेशेंट आया था या नहीं आया था, वो पेशेंट के साथ टच हुई है या नहीं हुई। तो any linen which is in contact with the patient surroundings या patient के environment में आ गई है, that is considered a used linen and soiled linen and infectious linen। तो उसको हम कहते हैं कि वो दोबारा उसको जो है ना हम क्लीन लिनन जो है ना वो नहीं कर सकते। समटाइम इन्फेक्शियस लिनन की टर्म्स यूज होती है द लिनन विच हैज बीन कंटामिनेटेड बाय द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड ऑफ द पेशेंट, कि अगर उसके ऊपर किसी किस्म के पेशेंट का ब्लड या उसका कोई बॉडी फ्लूइड विजिबली है तो वो डेट इज कंसिडर्ड इन्फेक्शियस लिनन। स्वाइल्ड लिनन और इन्फेक्शियस लिनन की जो टर्मिनोलॉजी है ना वो इंटरचेंजेबली भी यूज होती है। जितनी भी स्वाइल्ड लिनन होती है डेट इज कंसिडर्ड एन इन्फेक्शियस लिनन। समटाइम्स कुछ लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर किसी के ऊपर विजिबल ब्लड पेशेंट का ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स है तो उसको इन्फेक्शियस कंसिडर किया जाए। अदरवाइज जो भी लिनन है विच हैज बीन यूज विच हैज कम इन कॉन्टैक्ट विद पेशेंट एनवायरनमेंट, जो पेशेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट हो गया उसको हम यूज सॉइल और इन्फेक्शियस लिनन ही कंसिडर करेंगे और उसी के साथ ही उसको लेके चलेंगे। तो क्लीन लिनन वो है which has been laundered, which has been clean and washed and lying in the cupboards. Once it has been removed from the cupboard, it is lying in the patient environment या patient की surroundings में आ गई है, तो that is considered as soiled linen। soiled और used linen कौन सी linen है? जो कि which is
रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट विच हैज बीन कंटेमिनेटेड बाय द ब्लड बॉडी फ्लूइड्स, या पेशेंट उसके ऊपर बैठ गया है या आपने उसको बेडशीट को आपने पेशेंट के बेड के ऊपर उसको स्प्रेड कर लिया है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज सॉइल्ड लिनन एंड यूज लिनन। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वाकई उस बेड के ऊपर पेशेंट जो है ना एडमिट हुआ। इन्फेक्शियस लिनन की टर्म जो है ना समटाइम्स यूज की जाती है इफ देयर इज ए विजिबल ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स ऑन द बेडशीट, तो इन्फेक्शन लिनन यूज कहा जाता है। लेकिन these two terms are intentionally changed. All the linen which has been placed on the patient environment, which has come in with the contact with the patients, it doesn't matter कि उसके ऊपर visibly आपके ऊपर कोई blood या body fluids है, उसको infectious और soiled linen ही consider किया जाता है। और उसके लिए same process आप adopt करेंगे उसकी washing के लिए, उसकी cleaning और laundering के लिए, जैसे कि बाकी लिनन के लिए होगा। एक टर्म हम यूज करते हैं हीट लेबाइल लिनन होती हैं, ऐसी लिनन विच आर लेबाइल एंड विच आर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। अगर आप उसको नॉर्मल हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उसको वॉश करेंगे तो उसके जो फैब्रिक्स हैं दैट में बी डैमेज। इसीलिए जितने भी लिनन हॉस्पिटल में यूज करते हैं वी मस्ट बी नोइंग मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन कि इसको हमने कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वॉश करना। जैसे आप अक्सर जो है ना वो बाहर से अगर कोई आप इम्पोर्टेड शर्ट्स या अच्छी शर्ट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि वॉश इन ए वार्म वाटर, के आपने इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर नहीं करना या इसको आयरन भी हाई टेम्परेचर पे ही करना, दैट इज गोइंग टू डैमेज द फैब्रिक। इसी तरह जो हॉस्पिटल के अंदर कुछ लिनन्स होती हैं विच आर हीट लेबाइल, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसको हमने कितने टेम्परेचर के ऊपर वॉश करना। तो हॉस्पिटल लॉन्ड्री सर्विसेज जो होती हैं दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ सेफ एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ द लिनन टू द ऑल सर्विसेज टू द ऑल द डिपार्टमेंट व्हिच आर अवेलेबल इन सेल्फ। तो हमने इसको दो क्लासिफाई किया कि क्लीन लिनन हो सकती है, सॉइल्ड या इन्फेक्शियस लिनन हो सकती है। तो क्लीन लिनन में और सॉइल्ड लिनन में क्या डिफरेंस है जी मिस ईशा फातिमा? सर क्लीन लिनन जो अभी यूज नहीं, लॉन्ड्री के बाद अभी तक यूज नहीं हुई, और सोइल्ड लिनन जो है कि जो पेशेंट एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आ चुकी है, चाहे पेशेंट बैठा है या नहीं बैठा है डजंट मैटर, पर अगर वो एक दफा कबर्ड से बाहर आ गई है तो वो सोइल्ड कहलाएगी। जी बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। और इन्फेक्शियस लिनन हम किसे कहेंगे जी हसन आसिफ साहब? सर इन्फेक्शियस में जो विजिबल ब्लड हो या बॉडी फ्लूइड्स हो कपबोर्ड से जो बाहर आ जाए उसको हम इन्फेक्शियस लिनन कहते हैं। Any linen which has a visible blood and body fluid of the patient, उसके ऊपर कोई पेशेंट का ब्लड या उसके ऊपर बॉडी फ्लूइड यूरिन वोमिटिस या फीसेस वगैरह उसके ऊपर आपको क्लियरली विजिबल है तो दैट इज कंसीडर्ड इन्फेक्शियस। अदरवाइज ऑल द लिनन व्हिच आर सॉइल्ड दैट इज कंसीडर्ड एन इन्फेक्शियस लिनन। तो डिफरेंट किस्म के जो है बिजनेस मॉडल जो है लॉन्ड्री के हवाले से हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। नंबर वन इज द रेंटल सिस्टम है। रेंटल सिस्टम में क्या होता है कि जो हॉस्पिटल डज नॉट हैव इट्स ओन लिनन एंड वो किसी किस्म की उनके अपने लिनन ही होती हैं, दे हायर ए कंट्रैक्टर एंड द लॉन्ड्री पर्सन जो कि उनको सूटेबल कंट्रैक्टर रेंटल बेसिस के ऊपर लॉन्ड्री सर्विसेज या लिनन प्रोवाइड करता है। First system that is being used in that is the rental system. It's mean the patient जो hospital है that does not have its own linen or they have a contract with the suitable laundry services which are going to meet their linen requirements and the linen उनको जो है ना रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करेगा। यानी कि हॉस्पिटल की अपनी कोई लिनन नहीं है, उन्होंने अपनी कोई बेडशीट्स पिलोस या कोई भी जो चीजें हैं वो उन्होंने नहीं खरीदी हुई, तो उन्होंने किसी भी लोकल वेंडर के साथ एग्रीमेंट कर लिया जो कि ये सारे काम करता है और उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर हॉस्पिटल के लिनन उसमें बेडशीट्स हो सकती है, पिलोज हो सकती हैं, सर्जिकल क्लॉथ्स हो सकते हैं, यूनिफॉर्म्स हो सकते हैं, वो सारी की सारी उनको लॉन्ड्री करके प्रोवाइड करता है। तो ये जो सिस्टम है दैट इज इम्पोर्टेंट और ये स्पेशली जो कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर स्मॉलर हॉस्पिटल जो कि जिनके पास कोई बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो उसके ऊपर अपने लिनन जो है वो परचेज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी होता है कि आपको अपने लेवल के ऊपर हॉस्पिटल के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी है, सफिशिएंट इन्वेंटरी नीड टू बी मेंटेन। अगर खुदा ना खास्ता कल को किसी वजह से वो सर्विसेज जो है ना वो रुक जाती है तो आपके हॉस्पिटल ऑपरेशन इज गोइंग टू बी सीवियरली अफेक्टेड। एंड सेकेंडली एनी इंसिडेंट्स व्हिच इज गोइंग टू बी हैपन दैट आउटसोर्स लॉन्ड्री, उसके अगर फर्स्ट करें अगर उस लॉन्ड्री के एरिया में लाइट चली जाती है या उसके वर्कर स्ट्राइक पे चले जाती हैं, इफ देयर इज ए malfunctioning of their machines, so that is going to be impact the operations at your hospital. So this is the first business model in which the hospital जो है they does not have their own linen, but they have a contract with a suitable contractor which is providing the linen on their demand according to their requirements.
This is a better system for the smaller hospital and the cost effective, and the person who does not have a capital investments, या वो किसी तरह से they do not want to invest on the linen के उसके ऊपर वो चीजें के ऊपर पैसे नहीं खर्चना करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि you need to maintain a sufficient quantity of inventory, you need to maintain a sufficient number of linen in your hospital, because any incidents which is going to be affects the operations at their laundry services। अगर आपकी कोई स्ट्राइक हो जाती है, रास्ते में अगर पेट्रोल अवेलेबल नहीं होता, उनकी व्हीकल्स खराब हो जाती है, उनकी मशीन खराब हो जाती है, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ऑपरेशंस एट योर हॉस्पिटल। अगर आपने सफिशिएंट क्वांटिटी मेंटेन नहीं की होती तो उसमें से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो बिजनेस मॉडल हमारे पास काम कर रहा है दैट इज द कंट्रेक्चुअल सिस्टम। कंट्रेक्चुअल सिस्टम में क्या होता है कि हॉस्पिटल हैज इट्स ओन लिनन, कि उन्होंने अपनी जो कपड़ा है वो अपना उन्होंने खरीद लिया है, बेडशीट्स, पिलोस या आपके गोन्स जो है, सर्जिकल गोन्स जो है, वो सारे के सारे उनके अपने हैं, लेकिन उनकी लॉन्ड्री फैसिलिटी अपनी नहीं है। दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु इज गोइंग टू कलेक्ट द लिनन फ्रॉम द हॉस्पिटल, और आफ्टर गोइंग थ्रू द वॉशिंग वो सारा लॉन्ड्री प्रोसेस करने के बाद उनको वापस दे दिया जाएगा। तो जो हमारा रेंटल सिस्टम है उसमें हमारे पास हॉस्पिटल के पास जो है ना वो किसी किस्म की भी लॉन्ड्री नहीं है, उसने कोई अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन जो आपका कंट्रेक्चुअल सिस्टम है, दे हॉस्पिटल हैज इट्स ओन लिनर, उनके पास अपना कपड़ा मौजूद है, बट दे डू नॉट हैव ए लॉन्ड्री फैसिलिटी। दे हैव a contract with a suitable contractor which is going to collect that laundry. They're going to collect that linen from your hospital, and after going through the process of washing and जो सारा laundry का process है, they are coming back to your hospital। वो आपको वो सारी की सारी सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। इसमें दोनों मॉडल्स काम कर रहे हैं। कुछ होता है ऑन प्रेमिसेस कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम होता है, कुछ जगह पे ऑफ प्रेमिसेस कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम होता है। ऑन प्रेमिसेस में क्या होता है कि हॉस्पिटल प्रोवाइड्स द स्पेस टू द प्राइवेट वेंडर, कि वो हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई स्पेस अवेलेबल है तो वो सब जो है ना स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पे वो अपनी लॉन्ड्री की मशीन जो सारे लॉन्ड्री ऑपरेशन जो है ना विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द हॉस्पिटल जो है ना उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बिजनेस मॉडल काम करता है उसमें कंट्रैक्टर जो है ना इट हैज इट्स ओन फैसिलिटी, वो ऑफ प्रीमिसेस काम करता है, हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज नहीं होती। तो जो उनके अपना एरिया होता है जहाँ पे वो उन्होंने अपना सारा सिस्टम बनाया होता है, वो वहां पे जाके सारे काम करते हैं। तो रेंटल सिस्टम जो है उसमें आपके पास लिनन भी नहीं है, लॉन्ड्री भी नहीं है। कंट्रेक्चुअल सिस्टम जो होता है उसमें लिनन आपकी अपनी है, लेकिन जो लॉन्ड्री सर्विसेज है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका फायदा ये है कि अगेन कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती कॉर्पोरेट, लेकिन देर इज अ चांसेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। कंट्रेक्चुअल सिस्टम है जब मल्टीपल हॉस्पिटल, जाहिर बात है जो वेंडर है जो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली ही मे बी प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज टू दी अदर हॉस्पिटल, तो वहां पे चांसेस है कि क्रॉस इन्फेक्शन की हो सकती है, मिक्सिंग ऑफ लिनन हो सकती है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की लिनन जो है ना वो परचेज की है, यू आर कमिटेड टू दी हॉस्पिटल सर्विसेज, और आप एक अच्छी क्वालिटी की लिनन जो है ना आपने परचेज किया है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी वो लिनन जो है ना मिक्स हो सकती है, और दैट में बी लॉस्ट बाय दी लॉन्ड्री, और आपको उसकी जगह पे लो क्वालिटी जो है लिनन जो है ना वो भी प्रोवाइड की जा सकती है। डेफिनेटली इसको काउंटर करने के लिए देर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजी कि आप उसके ऊपर अपना लोगो वगैरह लगाते हैं या मार्किंग वगैरह लगाते हैं, बट स्टिल एंड देर इज अ चांसेस ऑफ मिक्सिंग। हो सकता है कि आपका हॉस्पिटल जो है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, देर में भी दी आई की सर्विसेज हो सकती है, स्टैटिक मेडिसिन हो सकती है, या हाईली प्रोफाइल सर्जरी जैसे कि नी रिप्लेसमेंट हो सकती है, कार्डियक सर्जरी हो सकती है। तो आप जो लिनन है वो दैट मे बी मिक्स विद दी हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत ही डर्टी सर्जरीज होती हैं, कह लें कि इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, abdominal या गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज होती हैं, तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस जो है ना वो दोनों रहते हैं। तो ये दोनों बिजनेस मॉडल्स जो है वो हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, डेंटल सर्विसेज और कंट्रेक्चुअल सर्विसेज होती हैं इसमें। जी डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, दोनों में क्या डिफरेंस है जी हमारी रेंटल और कंट्रेक्चुअल सिस्टम में? जी डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब। जी डॉक्टर आमिर हमीद साहब। सर रेंटल सर्विसेज में जो लीनन है वो भी हॉस्पिटल की अपनी नहीं होती, और लॉन्ड्री सर्विसेज भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर से हायर की जाती
जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में लिनन जो है वो हॉस्पिटल की अपनी होती है, जबकि लॉन्ड्री सर्विसेज जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करते हम्म। जी बिल्कुल जी। जो हमारी रेंटल सर्विसेज हैं उसमें हॉस्पिटल डज नॉट हैव इट्स ओन लिनर, डज नॉट हैव इट्स ओन लॉन्ड्री सर्विसेज। वो एक आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज प्रोवाइडिंग यू द एडेड क्वांटिटीज ऑफ लिनर ऑन देयर रिक्वेस्ट। जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज में हॉस्पिटल हैज इट्स ओन लिनर बट डज नॉट हैव द लॉन्ड्री सर्विसेज एंड दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद a suitable vendor which is going to be collect the linen from your hospital and after going the process of all the washing and they are going to provide you the services। लेकिन इसमें क्या है कि आप क्रॉस इन्फेक्शन हो सकती है, देयर इज ए मिक्सिंग ऑफ लिनन हो सकती है। एक सिस्टम काम कर रहा होता है जो कि हमारे पाकिस्तान या हमारे लो इनकम कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन मॉडर्न कंट्रीज में ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है। दैट इज द कोऑपरेटिव सिस्टम्स होते हैं। कोऑपरेटिव सिस्टम मींस कि देयर इज ए ग्रुप ऑफ द हॉस्पिटल इन द लोकेलिटी। जैसे कि अगर आप कह लेंगे माल्डोन में या लाहौर के अंदर डिफरेंट हॉस्पिटल है, दे कम टुगेदर एंड दे मैनेज देयर ओन लिनन। कि वो सारे मिलके अपनी एक लॉन्ड्री सर्विसेज जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे वो हॉस्पिटल जितने भी हॉस्पिटल हैं जो कि पार्टनर है वो उसको जो है ना वो उसको उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर किसी एरिया में 10-12 हॉस्पिटल है बट दे कैनॉट इन्वेस्ट अलोन, कि उनके लिए कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें अपने लिए एक लॉन्ड्री सर्विस बनाने के लिए। दे कम टुगेदर एंड जॉइन हैंड्स टू फॉर्म ए लॉन्ड्री सर्विसेज में डिफरेंट तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी थोड़ी थोड़ी सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डाल के। और वो लॉन्ड्री जो है दैट मे बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए सिंगल हॉस्पिटल। तो उसका बिजनेस मॉडल डिफरेंट हो सकता है। एक हॉस्पिटल जिसका मेजर शेयर है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है या उसमें अकॉर्डिंगली वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑपरेशंस। तो वो सारे मिल के वो सारी सर्विसेज जो है ना वो जो जितने पार्टनर हॉस्पिटल है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि इकोनॉमिकल है, जाहिर बात है एक हॉस्पिटल को सारा बर्डन जो है ना वो बियर नहीं करना पड़ता। दे हैव स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, इकोनॉमिकल होता है एंड सूटेबल। जितने हमारे स्मॉल साइज के हॉस्पिटल हैं डेफिनेटली दे डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट मच मोर, क्योंकि जो लॉन्ड्री सर्विसेज हैं सीएससी सर्विसेज हैं किसी भी हॉस्पिटल के लिए दैट इज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आपको अच्छे खासे पैसे जो है ना इसको खर्च करने पड़ते हैं, फिर जाके आपकी ये चीजें जो है ना वो बनती हैं। और जो छोटे हॉस्पिटल्स होती हैं इवन के जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कंट्रेक्चुअल सर्विसेज होती हैं लॉन्ड्री की, इसी तरह कंट्रेक्चुअल सर्विसेज आपको स्टरलाइजेशन में भी मिलेगी, सीएसएसडी में भी मिलेगी। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं दे डज नॉट हैव देयर सीएसएसडी सर्विसेज, तो उन्होंने आउटसोर्स किया होता है। आपकी कुछ सीएसएसडी प्राइवेटली अवेलेबल होती हैं जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करती हैं। दे आर गोइंग टू चार्ज यू अकॉर्डिंग टू दी सेट के इतने सेट एक सेट के हम इतने पैसे आपको लेंगे। तो वो भी मार्केट में सर्विसेज अवेलेबल हैं जस्ट लाइक लॉन्ड्री सर्विसेज। लेकिन डिसएडवांटेज अगेन इसको यही है कि हाई रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन होती है, मिक्सिंग ऑफ वेरियस हॉस्पिटल लिनन जो है ना वो भी हो सकता है। और सबसे अच्छा मॉडल है जो डेट इज इम्प्लांट सर्विसेज के हॉस्पिटल की अपनी लॉन्ड्री सर्विसेज को कि वो वहीं पे आपकी लिनन भी आपकी अपनी है, लॉन्ड्री सर्विसेज भी आपकी अपनी है, उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस और वो जो सारी चीजें हैं वो भी आपके पास है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द लार्जर हॉस्पिटल। अगर आपका बड़ा हॉस्पिटल है तो 200 250 या 500 बेड का हॉस्पिटल है तो उसके लिए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन छोटे हॉस्पिटल के लिए दिस इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज इट इज है ना एक्सपेंसिव एडवेंचर है और आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होती है। और जब आपकी अपनी होती है तो यू हैव रिड्यूस लॉस एंड डैमेज टू द लिनन। आपकी आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि जो भी आपने लिनन परचेज किया है उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी लॉन्ड्री सर्विसेज के ऊपर आप उसको गाइड कर सकती हैं। और देर इज अ लेस चांसेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल से लिनन नहीं आ रही होती तो वो आपके उसके चांसेस ऑफ लॉस और जो चांसेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन जो है ना वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के चार बिजनेस मॉडल जो है वो हमारी लॉन्ड्री सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसमें रेंटल सर्विसेज हैं, कंट्रेक्चुअल सर्विसेज हैं, इन प्लांट सर्विसेज हैं और आपकी कोऑपरेटिव सर्विसेज होती हैं। जी, कोऑपरेटिव सर्विसेज में जो है उसमें हम क्या करते हैं जी डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब। सर कोऑपरेटिव सिस्टम में जो हमारे पास है जो लाइक एक एरिया का अगर एक एरिया में ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो जॉइंटली एक सिंगल लॉन्ड्री जो है उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई उनमें से एक हॉस्पिटल जो है अपनी लॉन्ड्री मेंटेन कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बाकी हॉस्पिटल्स के साथ।
तो मिलकर यानी कि एक लॉन्ड्री को चलाते हैं जो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो है कम जी टुगेदर टू बिल्ड देयर ओन लॉन्ड्री, वो किसी दूसरी ओन लॉन्ड्री के हॉस्पिटल साथ जी एग्रीमेंट नहीं करते, वो अपनी लॉन्ड्री सर्विसेज डेवलप करते हैं, जिसमें जो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हैव देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेयर, तो वो डिसाइड कर लेते हैं उसमें कि कौन हु विल बी दी ऑपरेटिंग दैट फार्मेसी। तो उसमें आपने किसी दूसरे से साथ कंट्रैक्टिंग करना, दे कम अप विद योर ओन लॉन्ड्री। तो इसी तरह हमारा इम्प्लांट सिस्टम होता है जिसमें हॉस्पिटल की अपनी लॉन्ड्री होती है, लेकिन ये बड़े हॉस्पिटल्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें काफी सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको करनी पड़ती है। तो लॉन्ड्री के अंदर भी जो बेसिक डिजाइन है, वर्क फ्लो जो है वो भी सिंपली जैसे हमने सीएसएस में डिस्कस किया था कि वहाँ पे डटी एरिया होगा और आपका क्लीन एरिया होगा और स्टीराइल जोन होगा। सिमिलरली जब लॉन्ड्री की और फिजिकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, बेसिक डिजाइन की बात करते हैं, तो उसमें भी आपका डटी एरिया होता है, क्लीन एरिया होता है। और अगेन ये दोनों डटी और क्लीन एरिया जो है दैट शुड बी सेपरेटेड बाय ए फिजिकल बैरियर। उनके दरमियान एब्सोल्यूट फिजिकल बैरियर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ए वॉल, इन द फॉर्म ऑफ ए वुडन पार्टीशन या ग्लास पार्टीशन जो है ना इस तरह की करके, लेकिन दे शुड बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो आपकी क्लीन और डर्टी एरिया है उसके दरमियान एब्सोल्यूट जो है ना बैरियर होना चाहिए, और उनकी एक दूसरे के साथ जो है ना अटैचमेंट उस तरह की नहीं होनी चाहिए, उनको पिल्फरेज नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट लाइक सीएसएसडी, जैसे हमने उसमें डर्टी जोन डिवाइड किया कि जिसके अंदर जो है हम डर्टी इंस्ट्रूमेंट रिसीव करते हैं, उनको वॉश करते हैं और उनको डिसइंफेक्ट करते हैं। सिमिलरली जो है जो डर्टी जोन होगा हमारा लॉन्ड्री एरिया का, उसमें हम सॉर्टिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं और सारी चीजें जो है, तो क्लीन एरिया के अंदर जो है वो हम प्रोसेसिंग और स्टोरेज करते हैं। तो सीएसएसडी के अंदर भी हमने देखा कि हमारे पास दो क्लीन जोन में हमने उनको डिवाइड किया, डर्टी जोन और क्लीन जोन। सिमिलरली जो आपका लॉन्ड्री सर्विसेज है उसका भी जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें आपका एक डर्टी जोन होगा और क्लीन जोन होगा, एंड दीज टू जोन शुड बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। देयर शुड बी एन एब्सोल्यूट फिजिकल बैरियर बिटवीन द बोथ जोन के, डर्टी और क्लीन जोन से। तो इसलिए आप डर्टी से क्लीन जोन में, अगेन इसमें भी आपको यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ प्रोसेसेस चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा कि आप क्लीन जोन से डर्टी जोन में तो आ सकते हैं, लेकिन वंस यू एंटर इन द डर्टी जोन तो आप वापस क्लीन जोन में नहीं जा सकते। सिमिलरली यू आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम द डर्टी जोन इनटू द क्लीन जोन जो है। उसी तरह हम इसके अंदर प्रेशर और जो एयर फ्लो है वो भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा डर्टी जोन होता है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज दी सॉर्टिंग होती है कि जितनी भी लॉन्ड्री हमारे पास आती है उसके अंदर उसको डिफरेंट तरीके से सॉर्टिंग आउट की जाती है, और वॉशिंग जो है हमारी वो सारी की सारी आपकी डर्टी एरिया में की जाएगी। और जो हमारा क्लीन एरिया है दैट इज द प्रोसेसिंग और जो स्टोरेज जो है वो सारी की सारी हमारी क्लीन जोन में की जाएगी। तो जस्ट बिजनेस जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर का मॉडल है सीएसएसडी और लॉन्ड्री में सेम है। देयर शुड बी ए क्लीन एरिया एंड देयर शुड बी ए डर्टी एरिया। जो हमारा कंटेमिनेटेड एरिया है, जो कि हमारा इन्फेक्टेड एरिया है, और दीज टू एरिया शुड बी सेपरेटेड बाय एन एब्सोल्यूट फिजिकल बैरियर। उनके दरमियान वॉल हो सकती है, वुडन पार्टीशन हो सकती है, ग्लास पार्टीशन होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम उनके अंदर वुडन पार्टीशन, वो जो है फिजिकल बैरियर ब्रिक पार्टीशन रखती हैं, वॉल्स के थ्रू हमें सेपरेट किया होता है। आल्दो के सर्टेन विंडो प्रोविजंस आर बीइंग प्रोवाइडेड, और उसके दरमियान जो सीएसएसडी के दरमियान और ये लॉन्ड्री के दरमियान इनके मशीन इंस्टॉल होती हैं कि एक साइड से आप जो है ना डर्टी लिनन वॉशिंग के लिए डालेंगे और दूसरी साइड से जो है ना आप उसको रिमूव करेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल दोनों को सेम है कि डर्टी जोन और क्लीन जोन के दरमियान यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, वर्क प्रोसेस का यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर होगा, एंड देन सिमिलरली आप नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर्स भी मेंटेन करेंगे। जो आपका डर्टी जोन है उसके अंदर आपकी सॉर्टिंग ऑफ द लिनन होगी और वॉशिंग होगी। जो आपका क्लीन जोन है वहाँ पे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग जो है, यानी कि उसको आपने ड्राई करना है, उसकी आयरनिंग करनी है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपके क्लीन जोन के अंदर जो है ना वो होंगी। जो आपका डर्टी एरिया है, डर्टी एरिया हम इसको इसलिए कहते हैं दैट इज ए कंटेमिनेटेड एरिया, कि यहाँ पे जो सारी की सारी लिनन है जो है वो सॉइल लिनन जो है ना हमारे पास जो इन्फेक्शियस लिनन है वो रिसीव की जाएगी। जिसी तरह हमारा सीएसएसडी का डर्टी एरिया था जिसमें हर किस्म के यूज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसके ऊपर जो जो कि कंटेमिनेटेड होते थे, जो बॉडी फ्लूइड्स उनको एक्सपोज हुए होते थे, वो सारे के सारे रिसीव किए जाते थे। सिमिलरली जो डर्टी एरिया है
ये कहने को जो है हम उसका नाम डर्टी एरिया रखा हुआ है, क्योंकि आप उसको कंटेमिनेटेड एरिया भी कह सकते हैं, बिकॉज यू आर प्रोन टू द इन्फेक्शन, के वहां पे आपके पास सारा का सारा सॉइल्ड और इन्फेक्शियस लिनन जो है ना वो रिसीव की जाती है। तो देयर शुड बी क्लियर डिमार्केशन। इसी तरह सीएसएसडी के अंदर भी जो आपके एरियाज है उनकी क्लियर डिमार्केशन होनी चाहिए कि ये डर्टी जोन है, कंटेमिनेटेड जोन है, ये क्लीन जोन है, ये स्टोरेज एरिया है, ये स्टीराइल जोन है, जो आपका जो है ना उसके अंदर होना चाहिए। तो उसके अंदर जो है डर्टी जोन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको डर्टी रखना है, इट शुड हैव ए प्रॉपर हाउस कीपिंग, कि ये सबसे ज्यादा साफ एरिया आपका होना चाहिए। आपके पास जो है ना उसके लेंस जो है ना वो सारी होनी चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर सफाई डेली बेसिस पे होनी चाहिए, हैंड हाइजीन फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ के आप अच्छी तरह हाथ वगैरह जो है ना अपने दे सकें। शॉप कंटेनर्स जो है ना उसके अंदर होना चाहिए। और जहाँ पे हम चूंकि बहुत ज्यादा लिनन को हैंडल करते हैं तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि उनके अंदर से छोटे छोटे फाइबर निकल के जो है ना एयर में शामिल हो जाते हैं, और आपको ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे फाइबर्स दे आर फ्लोटिंग इन द एयर। अगर कभी आपको मौका मिला हो कोई टेक्सटाइल मिल में जाने का, तो वहां पे भी इसी तरह छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने ऊपर एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाए होते हैं। तो वहां पे भी असेसेबल होना चाहिए कि आप इसीलिए उसको वेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जो कि उस लिंक को या जो फाइबर्स जो एयर में है उनको इजीली कर सके, रिमूव कर सके, क्योंकि दैट में बी इनहेल्ड बाय द वर्कर्स जो आपके वहां पे मौजूद है। तो ये सारी चीजें आपके डर्टी जोन में और अवेलेबल होनी चाहिए। सिमिलरली ये सारी चीजें जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि सीएसएसडी का जो डर्टी जोन है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। डर्टी जोन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वी दिस इज ए कंटेमिनेटेड एरिया, यहाँ पे हम सारी सॉइल्ड और इन्फेक्शियस लिनन और इन्फेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव करते हैं विच हैज ए पोटेंशियल के वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सके। तो डर्टी जोन डज नॉट मीन्स कि आपने इसको डर्टी रखना है, उसकी प्रॉपर हाउसकीपिंग जो है ना दैट शुड बी मेंटेन, एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर, और वहां पे आपके पास ये सारी चीजें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है ना वो अवेलेबल होने चाहिए, ग्लव्स, शूज एंड दी एप्रन्स। और अगर आपको कोई अनयूजुअल जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या शॉप सब्जेक्ट्स वहां पे आ जाते हैं उसकी डिस्पोजल के लिए आपके पास शॉप जो है कंटेनर अवेलेबल होना चाहिए। देयर शुड बी ए क्लियर साइन ऑन दी एरिया कि ये डर्टी एरिया है, डर्टी जोन है, और बायो हैजर्ड साइन जो है ना वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। हैंड हाइजीन फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए जो कि आपको वो सारी की सारी चीजें जो है ना उनको आपका वर्कर जो है वो हैंड वॉश कर सके आफ्टर दी सर्टेन प्रोसेस। तो जैसे हमने डिस्कस एक्सक्यूज किया कि जी यानी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये रिकॉर्डिंग कहीं रुक तो नहीं गई है? मुझे लगता है मैंने कुछ मेरी वजह से तो नहीं रुक गई रिकॉर्डिंग सर कहीं? क्योंकि नहीं नहीं मुझे डॉक्टर सदर मिस कॉल आई है, तो वो मैंने कहा शायद मैंने एक्चुअली एक बटन, मुझे इतना चीजों का पता नहीं है, तो मेरे से एक बटन वो हो गया, टच हो गया, तो तो मेरे वो एंड पे तो फिलहाल हो रही है, चल रही है। चलें ठीक है सर। ठीक ठीक है ठीक है सर। मैं सॉरी सर आपको इंटरप्ट किया। है, वेलकम। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये डर्टी जोन जो है इसकी प्रॉपर हाउसकीपिंग जो है ना वो मेंटेन होनी चाहिए, एनवायरमेंटल क्लीनिंग जो है ना फॉर द बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड एरिया हो और यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ट्रांसमिशन के बहुत ज्यादा है। तो जितनी भी आपके फ्लोर्स हैं, वॉल्स है, सीलिंग है, वर्क स्टेशन है, उनकी प्रॉपर फिजिकल क्लीनिंग जो है ना वो डेली बेसिस पे या रेगुलर पीरियोडिक बेसिस पे जो भी आपने स्टैंडर्ड्स जो है ना अपने हॉस्पिटल में सेट किए हुए हैं कि आपने फ्लोर जो है डेली बेसिस पे करने हैं, वॉल जो है आप वीकली कर सकते हैं। इसी तरह आपने रूफ्स वगैरह जो है वो आपके जो वर्क स्टेशन जो है ना जितनी आपके वर्क एरियाज हैं जिनके ऊपर ब्लड या कंटेमिनेटेड मटेरियल आ जाता है उसको इमीडिएटली आपको क्लीन करने की जरूरत है। और कोशिश करें कि जितने भी आपके जो क्लिनिक हॉल्स हैं, मो बेड्स हैं यूज होते हैं, वो आपने सिमिलरली जब इन्फेक्शन कंट्रोल में हम काम करते हैं तो उसमें जितना भी आपकी डर्टी एरिया में जो हाउसकीपिंग मटेरियल यूज हो रहा है, यहाँ के जो मॉप्स हैं, यहाँ पे जो क्लॉथ्स यूज कर रहे हैं, जहाँ पे जो हम डस्टर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज रिजर्व फॉर द डर्टी एरिया। वो डर्टी एरिया से बाहर नहीं जाने चाहिए। आप अगर एक मॉप जो है डर्टी एरिया में यूज कर रहे हैं, सेम मॉप जो है ना वो आप क्लीन एरिया में यूज नहीं कर सकते। इसलिए जो आपके जो डर्टी एरिया की या कंटेमिनेटेड एरिया की जो हाउसकीपिंग मटेरियल दैट शुड बी स्टेइंग विद द डस्ट। और कोशिश करें जितना आप इसके अंदर जो है ना वो कोशिश करें जितना आपको डस्ट क्रिएट ना हो, क्या वैक्यूम्स जो है उसको यूज कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर इज रिकमेंडेड फॉर क्लीनिंग ऑफ द हॉस्पिटल। वैक्यूम क्लीनर हमें यूज करना चाहिए।
जी, एनी थॉट्स? वैक्यूम क्लीनर जो है दैट इज रिकमेंडेड फॉर हाउसकीपिंग। जैसे हम कहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर वेट मॉपिंग होनी चाहिए, डस्टिंग जो है ना दैट शुड बी डन विद द डंप स्टाफ, कि किसी किस्म की डस्ट जो है ना वो क्रिएट ना हो और किसी किस्म की हवा में ना जाए। तो वैक्यूम क्लीनर जो है दैट इज रिकमेंडेड, क्योंकि वो सक कर लेते हैं और किसी किस्म की डस्ट क्रिएट नहीं करते। तो हमें वैक्यूम क्लीनर यूज करने चाहिए। यस सर। करने चाहिए। जी सर, करने चाहिए, कभी देखे क्योंकि हॉस्पिटल में आप? उसमें डस्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि डस्ट नहीं उड़ती है और कहीं भी स्प्रेड नहीं होती हम्म। और मतलब जर्म्स को नहीं फैलने देते। जी, यूज कर सकते हैं आप, लेकिन इसको यूज में जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उसके जो वेंट्स होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा कि वैक्यूम क्लीनर के जो वेंट्स होते हैं वहां पे भी अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वहां से आपकी डस्ट जो है ना बड़ी इजीली क्रिएट होती है, दैट कैन डिसइंफेक्ट और आपकी जो एयर एनवायरनमेंट है ना उसको भी कंटेमिनेट करती है। तो अगर आपने वैक्यूम क्लीनर यूज करने हैं तो उसको कोशिश करें उसके अंदर जो उसका वेंट है दैट शुड बी प्रॉपरली वर्किंग, वहां से किसी किस्म की डस्ट जो है ना वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, हम वेंट वैक्यूम को इसके लिए भी डस्ट डिस्टेंस करते हैं क्योंकि उससे बहुत ज्यादा जो है ना नॉइस जो है ना वो जो है ना फ्रीक्वेंटली क्रिएट होती है, जो कि विच इज वेरी अनाइंग फॉर द पेशेंट्स। तो रिकमेंडेड तो है, लेकिन इसके यूज को हम डिस्करेज करते हैं ड्यू टू दिस रीजन। एक तो नॉइस क्रिएट होता है, दूसरा उसका अगर वेट जो है प्रॉपरली काम नहीं करता तो दैट कैन जनरेट डस्ट, हो जो कि आपकी माइक्रोबियल एनवायरनमेंट और बाकियों के लिए इन्फेक्शियस हो सकता है। लेकिन इन एरियाज में आप जो है वो यूज कर सकते हैं कि लिंट को कलेक्ट करने के लिए, चूंकि वहां में बहुत ज्यादा फाइबर्स जो है ना व्हेन यू आर हैंडलिंग दी लिनन तो वो जनरेट होते हैं, उनको सक करने के लिए आप यूज करें तो उससे आपकी इफेक्टिव जो है ना वो ज्यादा रहती है। तो जो लॉन्ड्री एरिया है उसका भी फिजिकल डिजाइन जो है, बेसिक डिजाइन सिमिलरली टू सीएसएसडी है कि एक आपका डटी एरिया होगा, एक आपका क्लीन एरिया होगा। डटी एरिया जो है जहाँ पे आप सारी इन्फेक्शियस और सॉइल लिनन जो है वो सील करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे और उसको वॉश करेंगे। देन देयर इज ए क्लीन एरिया, और दोनों एरिया जो है दैट शुड बी सेपरेटेड बाय ए फिजिकल एंड एब्सोल्यूट फिजिकल बैरियर्स के, दोनों की एक दूसरे के साथ एक किस्म की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। और आपके जो वर्क प्रोसेस है दैट शुड बी यूनिट फ्लो। और डर्टी एरिया की हाउसकीपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे हमने कहा कि उसके प्रॉपरली ऑर्डर में होना चाहिए, डेली बेसिस पे उसकी हाउसकीपिंग होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। और उसके अंदर जो आप हाउसकीपिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं फॉर दी हाउसकीपिंग, कि आपकी जो ट्रॉली है, जो आपके मॉप्स हैं, जो आपकी जो है चीजें, वो जो है ना वो इसके अंदर जो है ना रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। सेम मटेरियल विल नॉट बी यूज फॉर दी हाउसकीपिंग ऑफ द क्लीन एरिया। मुझे बताइएगा, ब्रूम जो है जो हाउसकीपिंग के लिए यूज किया जा सकता है, झाड़ू जो हम हॉस्पिटल्स में देते हैं दैट इज रिकमेंडेड। जी हसन आसिम साहब। सर आई थिंक यस। जी जी, मिस एनीवन एल्स? जी डॉक्टर आमिर हमीद साहब। जी सर, मेरे ख्याल में नहीं यूज करना चाहिए। जी, जो ब्रूम है ड्राई किस्म की जितनी भी हॉस्पिटल होती है वो दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो है हमेशा जो वेट मॉपिंग जो है ना हम करते हैं ताकि किसी किस्म की डस्ट जो है ना वो क्रिएट ना हो, जनरेट ना हो और वो बाकी चीजों को जो है ना, इसलिए अगर आप देखें तो मोस्टली हमारा जो डंप और वेट क्लॉथ्स होती है उनकी मॉपिंग हम करते हैं, उन्हीं के साथ हम सफाई करते हैं ताकि आपके अंदर किसी किस्म की एनवायरनमेंट जो है ना वो कंटेमिनेटेड ना हो। तो ये डटी एरिया के आपने अच्छी हाउसकीपिंग मेंटेन करनी है, उसके अंदर आपके सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है ना वो प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए और अवेलेबल होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा जी वर्क प्रोसेस है, जैसे हमने डिस्कस किया था हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में कि सारे हॉस्पिटल से आपने वेस्ट को जो जनरेट होता है उसको कलेक्ट करना है, फिर हमने उसको ट्रांसपोर्ट करना है टू दी इंटरनल स्टोरेज एरिया, और फिर हम उसको इंटरनल स्टोरेज एरिया से बाहर एक्सटर्नली ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सिमिलरली हमने प्रोसेस डिस्कस किया आपने स्टरलाइजेशन का, सीएसएसडी का, के तमाम हॉस्पिटल में जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना यूज होते हैं
देन शुड बी ए मैकेनिज्म फॉर द इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के क्लोज कंटेनर्स में हम उनको लेके जाएंगे ताकि रास्ते में किसी की कंटेमिनेशन ना हो, ट्रांसमिशन इन्फेक्शन ना हो। दैट विल बी वॉश्ड एंड स्टरलाइज्ड इन द CSSD, और फिर हम उसकी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन होगी अगेंस्ट टू द एंड यूजर, उसको आप कैसे लेके जाएंगे। सिमिलरली जो हमारा वर्क प्रोसेस है फॉर दी लिनन, तो लिनन के अंदर जो है अगेन क्योंकि आपकी लिनन जो है दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी होल ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जितने भी आपके हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उन सबको उसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो वहाँ पे जो भी सॉइल्ड लिनन होगी जो कि यूज हो गई है, ये इन्फेक्टेड हो गया, दैट विल बी कलेक्टेड एंड दैट विल बी गोइंग इनटू दी लॉन्ड्री। आपकी जो लॉन्ड्री एरिया है, जो आपका डटी एरिया है, वहाँ पे उसको रिसीव किया जाएगा। तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट से सॉइल लिनन आएगी, इमरजेंसी ओटी लैब से सॉइल लिनन दैट विल बी रिसीव्ड इन द डर्टी जोन ऑफ योर लॉन्ड्री सिस्टम, जहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि सॉर्टिंग होगी और वॉशिंग होगी, वेइंग होगी, और उसके बाद जो है ना उसको ड्राई प्रोसेसेस के अंदर उसको वॉश किया जाएगा और उसको ड्राई किया जाएगा, और उसके बाद जो है ना उसकी डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है प्रोसेसिंग और जो स्टोरेज है दैट विल बी इन दी क्लीन एरिया होगा। उसमें आयरनिंग हो सकती है, उसकी ड्राइंग होगी, आयरनिंग होगी और इंस्पेक्शन होगी कि अगर उसको जरूरत है, अगर उसमें कोई री वॉश करने की जरूरत है, या उसको जो भी इशू है उसको रिजेक्ट करने की जरूरत है, अगर टोन अपार्ट हो गया, अगर उसको कोई किसी किस्म की मेंटोरिंग की जरूरत है, अगर उसको हमने टेलर वगैरह भी जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं, अगर कोई चीज आपने ठीक करनी है तो वो भी लॉन्ड्री में उसको किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस फ्लो जो है हमारी लॉन्ड्री सर्विसेज की मैनेजमेंट में होता है कि नंबर वन विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दी डिफरेंट वार्ड्स। जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हमने कलेक्शन ऑफ लिनन करनी है हमारे डिफरेंट वार्ड्स। तो जो हमने डिस्कस किया था जैसे कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में कि वी आर गोइंग टू कलेक्ट द हॉस्पिटल वेस्ट जो कि जनरेट होता है, उसको हमने सेग्रीगेट कर लिया इन टू दी डिफरेंट एरियाज में। अगर आपने देखा कि उसमें हमने जो सेग्रीगेशन की इनटू ये इन्फेक्शियस वेस्ट है, ये एनाटॉमिकल वेस्ट है, ये फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, दैट सेग्रीगेशन इज डन एट द पॉइंट ऑफ यूज, एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, कि जहां पे भी वो वेस्ट जनरेट होता है हम कोशिश करते हैं कि वहीं पे उसको सेग्रीगेट कर दिया जाए और वहीं पे उसको उसके प्रॉपर जो कंटेनर है उसके ऊपर डाला जाए। लेकिन जो लिनन है इसमें हम क्या करते हैं, देयर शुड बी ए मिनिमम हैंडलिंग एट द पॉइंट ऑफ यूज एंड पॉइंट ऑफ कलेक्शन, कि जहां से हमने लिनन को कलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल एक वार्ड है या एक आपका नर्सरी का एरिया है, वहां पे हमने उसकी मिनिमम हैंडलिंग करनी है। हमने उसको झाड़ने की कोशिश नहीं करनी है, हमने उसको शेक नहीं करना किसी किस्म का, और उसको जो है ना बहुत ज्यादा उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश नहीं करनी। और जितनी ज्यादा हम मिनिमम हैंडलिंग करेंगे, देयर शुड नॉट बी रिंस, देयर शुड नॉट बी शेक, कि अगर आप उसको शेक करेंगे तो यू आर एक्चुअली स्प्रेडिंग द जर्म्स, उसके अंदर जो जर्म्स होंगे दैट विल बी एयरबोर्न हो जाएंगे तो, और आपकी एयर को जो है ना वो डिस्टर्ब करेंगे। तो जितनी भी हमने कोशिश करनी है कि नंबर वन के जितने भी हमने लिनन वहां पे कलेक्ट करनी है, दैट शुड नॉट बी शेक, दैट शुड नॉट बी सॉर्टेड आउट, दैट शुड नॉट बी सीन एट द लोकेशन ऑफ यूज एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन, जो नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर हम क्या करते थे कि जितना भी हमारा वेस्ट है हम कोशिश करते हैं उसको वहीं पे सेग्रीगेट कर दिया जाए इनटू दी डिफरेंट सेक्शंस। लेकिन जो लिनन हम कलेक्ट करते हैं हम वहीं पे उसको सॉर्टिंग नहीं करते, हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते। वहां पे हम कोशिश करते हैं जो हमने लिनन कलेक्ट किया दैट शुड बी मिनिमली हैंडल्ड, कि आप उसको प्रॉपरली बस रोल करके उसको कलेक्ट करके एक शॉपिंग बैग के अंदर उसको पैक करते हैं। देयर शुड बी नो शेकिंग, देयर शुड बी नो सॉर्टिंग एंड नो रिंसिंग एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन एंड पॉइंट ऑफ यूज, ताकि आप अपनी एयर एनवायरनमेंट को जो है वो कंटेमिनेट ना करेंगे। अगर आप उसको शेक करेंगे, झाड़ने की कोशिश करेंगे, तो एक्चुअली यू आर स्प्रेडिंग द जर्म्स टू द अदर्स सर्विसेज, जो आपके जर्म्स जो एयरबोर्न होंगे देन दैट जर्म्स विल बी सेटलिंग ऑन टू द डिफरेंट सर्विसेज इन द पेशेंट एनवायरनमेंट्स। तो आपने उसको रिंस मिनिमम करना है। तो जितनी भी आपकी सॉइल लिनन होगी, इन्फेक्शियस लिनन होगी, दैट विल बी प्लेस्ड इनटू द कंटेनर या बैग्स जो है उसके अंदर जो है ना उसको डाल सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के कंटेनर्स जो है ना, बैग्स जो है ना वो हम यूज करते हैं, जैसे इस तरह के बैग्स होते हैं। सिमिलरली हमने डिस्कस किया कि जितने हमारी जो हॉस्पिटल वेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बैग्स होते हैं,
उसके ऊपर जो है ना हमने बायो हैजर्ड साइन जो है ना वो लगाया होता है, सो दैट इट शुड बी अप्रोचेबल के स्टाफ को या आपका जो वर्कर है या जो आपका पेशेंट है उसको पता हो कि दिस इज कंटेमिनेटेड, दिस इज अ बायो हैजर्ड, इसके करीब हमने नहीं जाना। तो सिमिलरली जितनी आपकी सॉइल लिनन होती है जिस बैग में उसको हमने पैक करते हैं, दैट शुड बी कैरीज दी सॉइल लिनन एंड दी बायो हैजर्ड साइन जो है ना उसके ऊपर प्रॉपरली होनी चाहिए। सिमिलरली जो हम कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रेफरेबली उस ट्रॉली के ऊपर भी जो है ना ये आपकी बायो हैजर्ड साइन जो है ना अवेलेबल होनी चाहिए टू अलर्ट द स्टाफ एंड अलर्ट द पेशेंट्स। तो जो हैवीली कंटेमिनेटेड है, जहाँ पे आपको विजिबल नजर आ रहा है कि उसके ऊपर ब्लड है या बॉडी फ्लूइड्स है पेशेंट का, तो हम उसको डबल बैग में भी पैक कर सकते हैं कि ताकि जब ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो आपकी किसी किस्म की भी उसमें से लीकेज और फिल्ट्रेज जो है वो ना हो सके। तो कलेक्शन जो है हमने जैसे डिस्कस किया कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में जब हम एट द पॉइंट ऑफ यूज सेग्रीगेशन करते हैं इनको डिफरेंट जो कंटेनर्स हैं उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जब हमने सॉइल लिनन एंड इन्फेक्शियस लिनन जो बेडशीट्स है, पिलोज हैं, जो दूसरा डिफरेंट लिनन यूज हो गया, उसको जब हमने कलेक्ट करना है, देयर शुड बी ए मिनिमम हैंडलिंग, देयर शुड बी नो सॉर्टिंग, नो शेकिंग एट द पॉइंट ऑफ यूज, एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन नहीं होना चाहिए, और उसको हम मिनिमम हैंडलिंग के साथ उसको बैग के अंदर जो है ना पैक करना है। अगर आप देखते हैं कि सम लिनन इज infected and that has been contaminated visibly, आपको नजर आ रहा है there is some body fluids, अगर पेशेंट ने कोई वॉमिटिंग उसके ऊपर की हुई है, कोई यूरिन या फिसिस पास किए हुए हैं, तो दैट मे बी पैक्ड इनटू अ डबल पैक टू प्रिवेंट द फिल्ट्रेज एंड द लीकिंग। तो फिर उसके अक्सर हम कलर कोडेड बैग्स जो है ना वो यूज करते हैं, जैसे इसके लिए हम डिफरेंट कलर का बैग भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपने ये जो सॉइल लिनन की साइन जो है ना दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन दैम, कोशिश करें डिफरेंट कलर का हो ताकि वो आपकी जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के बैग्स हैं उनके साथ ये मिक्स ना हो सके। तो वंस आपने इसको कलेक्ट कर लिया है, बैग्स के अंदर पुट किया, तो देन देयर इज ए ट्रांसपोर्टेशन हम इसको करते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में डिस्कस किया कि इंटरनली जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर ट्रॉली के अंदर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, उसकी टाइम आइसोलेशन हम कर सकते हैं या फिजिकल रूट्स जो है ना उसकी भी हम हैंडलिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी हम डिफरेंट किस्म की ट्रॉलीज जो है ना वो यूज करते हैं कि बैग्स जितने के सामने हैं जो है, उसको हम कोशिश करते हैं कि अपने उसकी बैग्स की भी मिनिमम हैंडलिंग की जाए ताकि किसी किस्म की उसके अंदर एरोजल या एयरबोर्न जम्प्स जो है ना क्रिएट यूज ना हो। प्रेफरेबली वहाँ पे क्लीन लिनन और सॉइल लिनन के लिए डिफरेंट ट्रॉलीज होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रैक्टिकल नहीं होता, हॉस्पिटल के पास सोर्सेज नहीं होते, सिंगल ट्रॉली जो है ना वो यूज की जाती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि क्लीन लिनन जो है उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने उसके लिए सॉइल लिनन जो है ना उसको करने की जरूरत है। और उसको जब आप उसके अंदर सॉइल लिनन यूज करते हैं तो दैट शुड बी थॉरोली क्लीन्ड और अप्रूव डिसइंफेक्टेंट के साथ, जैसे भी हमने डिसइंफेक्टेंट डिफरेंट केमिकल सर्विसेज के पढ़े थे उसके साथ जो है ना उसको आप इसलिए कर सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट किस्म की कॉर्ड्स जो है यूज करते हैं, जैसे ये अगर आपने देखा होगा तो डेट इज अ डिस्पोजेबल के इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की लिनन और शीट्स वगैरह डालते जाते हैं, एंड देन दैट बैग इज इजीली रिमूवेबल। कुछ जगहों पे इस तरह की कार्ड्स यूज होती हैं जहाँ पे आप जो है ना उसके अंदर यूज कर रहे हैं, कुछ लोग इसको बैग्स के अंदर डालते हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्टली जो है ना उसको यूज कर सकते हैं। कुछ जगहों पे इस तरह की ट्रॉलीज यूज होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जो भी ट्रॉली यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए, उसके अंदर जो है ना वो किसी किस्म की जो है ना जब आप इसको मूव करें टू डिफरेंट हॉस्पिटल एरियाज तो किसी किस्म की ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में और सीएसएसडी में हमने देखा था डेट शुड बी क्लोज ट्रॉली, आपकी स्टील और क्लोज ट्रॉलीज होती हैं या क्लोज कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आपने वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो भी आपकी ट्रॉली प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए, किसी किस्म के उसके ऊपर हिंजेस हैं, शार्प एजेस नहीं होने चाहिए जो कि आपके वेस्ट के बैग्स को जो है ना टीयर कर सकें, उसके अंदर फिल्टर या लीकेज हो सके। सिमिलरली जो आपने ट्रॉलीज यहाँ पे यूज करनी चाहिए दैट शुड बी सेफ फॉर द लिनन, उसके ऊपर भी कोई शार्प एजेस या इंजेस नहीं होने चाहिए जो कि दैट में डैमेज योर लिनन। तो डिफरेंट टाइप्स की ट्रॉली अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज जो है ना उसको यूज किया जाता है। तो अगर आप एक ही ट्रॉली यूज कर रहे हैं तो प्रेफरेबली उसको पहले जो है आप अपनी जो है वो क्लीन टेक्सटाइल और के लिए यूज कर लें, और उसको बाद में अच्छी तरह वॉश करने के बाद जो है ना उसको आप यूज करें।
वॉश करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म अवेलेबल हैं कि आप स्टीम भी कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं विद डिटर्जेंट एंड वाटर। और कोशिश करें, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, कि हॉस्पिटल ग्रेडेड डिसइंफेक्टेंट जो है ना उसको यूज करें। तो आपने तमाम हॉस्पिटल से जो है वो लिनन दैट हैज बीन कलेक्टेड प्रॉपरली, उसको आपने रिंस भी नहीं किया, शेक भी नहीं किया, और उसके बाद आपने डिफरेंट ट्रॉलीज के ऊपर डाल के दैट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू योर लॉन्ड्री। और लॉन्ड्री के अंदर जो है दैट विल बी रिसीव्ड इन योर डटी एरिया, जो है डटी एरिया जहाँ पे हमने तमाम सॉइल्ड कंटेमिनेटेड और इन्फेक्टेड जो आपकी लिनन है उसको हमने रिसीव करना है। तो उसके ऊपर जैसे हमने कहा, लॉन्ड्री के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आपके होंगे, दैट इज द सॉर्टिंग एंड द वॉशिंग। और जो आपका क्लीन एरिया है उसके अंदर बाकी प्रोसेसिंग और होगी। प्रोसेसिंग में उसकी ड्राइंग आ जाती है, ऑयलिंग आ जाती है, फोल्डिंग आ जाती है, एंड स्टोरिंग जो है ना वो सारी के सारे। तो उस प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं? व्हाट इज meant बाय सॉर्टिंग? सॉर्टिंग में हम क्या करेंगे जी मिस लुबना? तो सॉर्टिंग में कि जिसमें सॉइल या इन्फेक्शियस लिनन और उनको सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना एक दूसरे से तो कैसे हम सेग्रीगेट बिफोर करेंगे, वॉशिंग। किस बेस के ऊपर? सर उनकी उसकी कंटेमिनेशन के वो कितना ज्यादा डर्टी है। कुछ जैसे बेडिंग है, बेडशीट्स हैं, वो सॉइल्ड तो है लेकिन वो क्लीन है, उसके ऊपर ब्लड और कोई स्पिलेज नहीं है। और कुछ जो थिएटर्स की शीट्स हैं, मतलब जिसके ऊपर ब्लड है, फ्लूइड्स हैं, तो इस तरह सेग्रीगेशन। जी बिल्कुल। तो इसको हम जी जब हमारे पास जो वहाँ पे रिसीव होगी आपके डर्टी जोन में, तो उसकी हमने सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग का मतलब है कि हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना है। तो सॉर्टिंग जो है वो हम डिफरेंट पैरामीटर्स उसमें यूज कर सकते हैं। हम अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ फैब्रिक जो है उसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं कि वाइट कलर का फैब्रिक जो है उसको एक साइड पे किया जाए, उसको किया जाए। टाइप ऑफ गुड्स के मुताबिक भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं कि उसके ऊपर बेड शीट्स जो है उनको अलहदा किया जाए, पिलोज अलहदा किया जाए, जो आपकी जो ब्लैंकेट्स हैं, पेशेंट्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, उनको अलग-अलग भी किया जा सकता है कि उसको किया जा सकता है। उसके अलावा टाइप ऑफ फैब्रिक्स के ऊपर भी किया जा सकता है कि आपका हीट लबाइल है या उसको किया जाए, या उनके इन्फेक्शियस स्टेटस के ऊपर जो सॉइल लोड है उसके अकॉर्डिंगली भी किया जा सकता है कि अगर जो है मिनिमली सॉइल्ड है, कि अगर आपको उसके ऊपर कोई विजिबल ब्लड प्रोडक्ट्स या उसका जो बॉडी फ्लूइड्स नजर नहीं आ रहा, तो दैट इज मिनिमल सॉइल्ड। अगर आपका वो हैवीली कंटेमिनेटेड है कि देयर इज अ विजिबल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, अगर उसके ऊपर कोई वॉमिट्स है, फीटस है, फीसिस पेशेंट्स के आपको नेकेड आई से नजर आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी उसको सॉर्टिंग की जा सकती है। तो सॉर्टिंग जो है वो हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज इसमें यूज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ फैब्रिक्स भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गुड्स जो है वो भी हम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल लोड हम कर सकते हैं कि वो मिनिमली इन्फेक्टेड है या उसको हेविली कंटेमिनेटेड है विद द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स है। टाइप ऑफ फैब्रिक्स के मुताबिक भी हम कर सकते हैं कि ये हीट लेबाइल है या हीट लेबाइल नहीं है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली भी उसकी जो है ना उसकी सॉर्टिंग हो सकती है। तो इसमें हमने करना क्या है कि जितनी भी हमारी सॉइल लिनन आती है लॉन्ड्री की, उसको हम पोजीशन करते हैं अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग टेबल्स वगैरह हमारे पास अक्सर बनी होती हैं। इस तरह की जो है हमारे पास ये डर्टी लिनन आ गई है, उसके अंदर जो हमारे वर्कर अवेलेबल हैं दे आर सॉर्टिंग के जिसको डिफरेंट एरियाज में, यहाँ पे मोस्टली आपके पास बड़ी सी सॉर्टिंग टेबल्स भी होती हैं। बहुत सारी लॉन्ड्री में जहाँ पे सॉर्टिंग टेबल्स नहीं, आइडियली सॉर्टिंग टेबल्स ही होनी चाहिए। अगर सॉर्टिंग टेबल्स नहीं है तो बहुत सारे लोग फ्लोर्स के ऊपर ही करते हैं। जो प्रॉपर लॉन्ड्रीज होती हैं उसमें सॉर्टिंग टेबल्स होती हैं। अगर इवन कोई लॉन्ड्री आपकी जमीन पे गिर जाती है तो उस एरिया को भी प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना होता है, बिकॉज दैट फ्लोर्स बिकम एन इन्फेक्टेड। तो जैसे ही आपकी रिसीव होती है उसको डिफरेंट लेवल के ऊपर आप उसकी विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, कोशिश करते हैं उसको अच्छे तरीके से देखा जाए, किसी किस्म की लॉन्ड्री आपके फ्लोर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। तो लॉन्ड्री को हमने विजुअली इंस्पेक्ट करना है कि इट इज फ्री फ्रॉम द फॉरेन मटेरियल, उसके अंदर किसी किस्म का कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए, कोई फूड रेमिनेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई पेपर प्रोडक्ट्स जैसे कि टेप या प्लास्टिक। क्योंकि अगर ये कोई भी चीज जो है ना उसके अंदर अगर आपके चली जाएगी आपकी मशीन के अंदर, तो दैट इज काजिंग द डैमेज टू योर मशीन।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी विजुअल इंस्पेक्शन करनी है, उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर कोई रेमिनेंट्स तो कोई मौजूद नहीं है, कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स तो उसके अंदर नहीं है, फूड रेमिनेंट्स तो नहीं है। तो अक्सर जो है पेशेंट्स की, जैसे हमने डिस्कस, कोई इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर पैक होके आ सकता है, कोई सिरिंजेस हो जाती हैं, अगर आपका डॉक्टर जो है वो प्रॉपरली टेक केयर नहीं कर रहा, तो पेशेंट्स की जो चीजें हैं, किसी के ग्लासेस आ सकती हैं, हेयरिंग एड्स जो है ना, दैट बिकम्स विद द लिनर। तो आपने विजुअली इंस्पेक्ट करना है उनको रिमूव करने के लिए। इसी तरह बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि स्पेशली जो ओटी में जब आप यूज कर रहे होते हैं क्लिप्स लगाने के लिए, जो है डिफरेंट किस्म की सीजर्स और ये चीजें जो है ना, वो भी कई दफा आप जब लॉन्ड्री बेचते हैं डटी एरिया में, तो वो भी साथ आपके आ जाते हैं। तो सॉर्टिंग में हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसको विजुअली इंस्पेक्ट करना है। आपके पास सॉर्टिंग टेबल्स अवेलेबल होती हैं, उसके अंदर आपने देखना है किसी किस्म की कोई चीज, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स तो उसके अंदर नहीं है, कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, इन सबको आपने इजीली उसके ऊपर से रिमूव करना है। देन सॉर्टिंग करनी है हमने। डिफरेंट क्राइटेरियाज जो है वो हम यूज कर सकते हैं। नंबर वन जो है वो जी डॉक्टर आमिर हमीद साहब, किन किन क्राइटेरियाज के तहत हम सॉर्टिंग कर सकते हैं? जी सर, हम फैब्रिक के कलर के से भी कर सकते हैं, टाइप ऑफ फैब्रिक से, सॉइल है या अनसॉइल्ड है, और टाइप ऑफ गुड्स की टाइप से भी हम कर सकते हैं इसको सॉर्टिंग। तो एक तो हम सॉइल लोड की बेसिस पे जो उसको कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा हैवीली कंटेमिनेटेड है, या हैवीली कंटेमिनेटेड हम किसको कहेंगे, जहाँ पे विजिबली आपको नेकेड आई से नजर आ रहा है कि उसके ऊपर कोई ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स जो है ना पेशेंट का, वो लगा हुआ है। आप कलर ऑफ फैब्रिक के ऊपर कर सकते हैं, आप वाइट जो है उसको अलहदा कर सकते हैं। दूसरे टाइप ऑफ फैब्रिक्स के ऊपर जो है ना वो की जा सकती है। टाइप ऑफ गुड्स के ऊपर की जा सकती है कि हॉस्पिटल के जो यूनिफॉर्म्स हैं उनको अलहदा वाश किया जाए, या कुछ लॉन्ड्रीज हैं जहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज को भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसको जो है ना अलहदा किया जाए, या बेड शीट्स पिलो, तो डिफरेंट तरीके से जो है ना हम उसको सेग्रीगेशन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज इन द लॉन्ड्री थे, कि अगर आपको लॉन्ड्री रिसीव हो गई है इन योर डर्टी एरिया, तो वहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने विजुअल इंस्पेक्शन करनी है कि उसके अंदर कोई फॉरेन मटेरियल या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई पेशेंट की कोई चीज, कोई सीरीज जो है, वो सारा आपने उसको करना है, और उसके मुताबिक फिर आपने उसकी सॉर्टिंग करनी है। तो वंस आपने ये सारा काम कर लिया है, तो फिर आपने उसकी वॉशिंग करनी है। वॉशिंग करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो है ना वॉशर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हैवी वॉशर्स होते हैं, वॉशर विद एक्सट्रैक्टर्स होते हैं कि जिसके अंदर पानी जो है ना ऑटोमेटिकली जाता है और एक्सट्रैक्ट भी हो जाता है। और कुछ जगहों पे कंटिन्यूस बैच वॉशर्स होते हैं, जहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिकली जो आप क्लोज जो है ना उसको कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें चल रही होती है। जब आप उसकी वॉशिंग करते हैं, तो आपके पास जो वॉशिंग मशीन अवेलेबल होती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट ऑफ फार्मेसी सर्विसेज में, कि हम डिफरेंट किस्म के फ्रिजेस जो है ना वो हम यूज करते हैं। तो हमने उसमें देखा कि मोस्टली हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक फ्रिजेस जो है वो दे आर बीइंग यूज, दे आर नॉट रिकमेंडेड। तो उसके लिए स्पेशल फार्मास्यूटिकल फ्रिजेस होती है, जहाँ पे आपने सारी मेडिकेशन जो है ना स्टोर करनी होती है। सिमिलरली जब हॉस्पिटल लॉन्ड्री सर्विसेज आप करते हैं, तो हमारे यहाँ पे अक्सर जगहों पे ये डोमेस्टिक मशीन्स जो है ना वही यूज की जाती हैं, विच आर मेंट फॉर दी डोमेस्टिक यूज, जो घरों के लिए यूज होती हैं। अदरवाइज जो आपकी कमर्शियल यूज के लिए, हॉस्पिटल लॉन्ड्री के लिए यूज होती हैं, वो डबल डोर मशीन्स होती हैं, वो आपने यूज करनी होती है, जिसकी एक साइड पे आप जो है ना कपड़े वगैरह उसके अंदर डालती हैं, अदर साइड यू आर गोइंग टू कप। तो वहां पे डोमेस्टिक यूज वाली मशीनें नहीं होती। ये जो मशीन्स होती हैं उसके अंदर जो है ना आप उसकी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। आप साइकिल टाइम ले सकते हैं, प्री वॉश कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। कुछ जगहों पे जो हाईली सॉइल्ड मटेरियल्स होते हैं, जिनके ऊपर विजिबल कंटेमिनेशन होती है, समटाइम हम उनको प्री वॉश करते हैं, ताकि उसको जो है ना अच्छी तरह उसके ऊपर कंटेमिनेशन को पहले रिमूव किया जाए, और फिर बाद में हम उसको वॉशिंग की तरफ लेके चलते हैं। तो साइकिल टाइम हमने डिसाइड करना होता है कि हमने इसको कितनी देर के लिए वॉश करना है, वो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिफॉर्म्स हैं, अगर आपका कोई हॉस्पिटल एम्प्लॉय की जनरल क्लोथिंग है, तो उसके लिए साइकिल टाइम डिफरेंट हो सकता है। हाईली कंटेमिनेटेड जो एरियाज हैं उसके लिए जो है ना डिफरेंट हो सकता है।
वाटर लेवल आप डिसाइड करते हैं, टेम्परेचर आपने देखना होता है कि वाश साइकिल का टेम्परेचर क्या होगा, आपने उसके अंदर डिसइंफेक्टेंट डालना है या नहीं डालना, उसके अंदर ब्लीच डालना है या नहीं डालना, वो सारी चीजें जो है तो डिफरेंट लेवल्स के केमिकल जो है ना, वो तो ये आपकी मशीन में मोस्टली ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होती हैं जो कि आपने उसके अंदर जो है ना सारे सेट करने होते हैं। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको जरा देखिएगा। ये अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो लॉन्ड्री का बेसिक डिजाइन होता है उसमें एक डर्टी जोन होता है और एक क्लीन जोन होता है। ये डर्टी जोन और क्लीन जोन है, दे शुड बी सेपरेटेड बाय ये फिजिकल बैरियर। अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू जोन जो उसने सारा बनाया हुआ है दैट इज ए क्लीन जोन, और जो येलो जोन है दैट इज ए सॉइल्ड जोन है, जहाँ पे आपकी जो है ना सारी जो है ना कंटेमिनेटेड एरिया है ये आपका, और दे वो जोन हैज बीन सेपरेटेड बाय ये फिजिकल बैरियर। ये हमने जैसे डिस्कस किया अभी के जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द कलेक्शन के पास जो है ना आपके पास सॉर्टिंग के लिए जो है ना चीजें आपका सॉर्टिंग का कि यहाँ पे आपने सारी की सारी अपनी सॉइल्ड लिनन जो है ना उसको आप यहाँ पे sorting करेंगे कि आपके पास एक ऐसे हॉस्पिटल वो लिनन रिसीव हो रही है। सॉर्टिंग के बाद ये आपके पास जो है ना वॉशर्स अवेलेबल है, वॉशिंग मशीन है। दिस इज दी वन साइड जो कि आपकी सॉइल्ड लिनन यानी कि आपके डर्टी एरिया वाली साइड पे है। यहाँ से हम जो है ना जो सॉइल्ड लिनन है जो कि इन्फेक्टेड लिनन है उसको ये अभी आपने देखा होगा कि इसके ऊपर जो है ना वो बैग्स हैं वाइट कलर के, वो प्लास्टिक बैग्स जो है ना वो रिमूव किए जा रहे हैं। अब काफी सारी लॉन्ड्री सर्विसेज हैं जो जहाँ पे आपके पास बायोडिग्रेडेबल बैग्स होते हैं कि आपको ये बैग्स जो है ना वो भी रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है, दैट गोज इन द मशीन विद द बैग्स, वो वहाँ पे इजीली डिग्रेड हो जाता है। ये आपका सारा पैनल है जिसमें हमने कहा कि हम सेट कर सकते हैं, अपना साइकिल टाइम दे सकते हैं, आपने प्री वॉश करना है, वॉश करना है, रिंस हमने कितनी देर करना है। यू कैन एडजस्ट दी लेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर के आपने उसको वार्म वॉश करना है। जैसे अभी शुरू में डिस्कस किया था कि कुछ जो हमारे होती हैं लिनन दैट इज ए हीट लबाइल लिनन के हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है ना दैट कैन कॉज डैमेज। तो इसके अंदर आप लेवल ऑफ वाटर डिसाइड कर सकते हैं, लेवल ऑफ जो सोप है उसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ मशीन है जिसमें डिसइंफेक्शन एंड वॉशिंग जो है ना साइड बाय साइड चलती है, कि आप डिसइंफेक्टेंट मटेरियल जो है ना वो भी मशीन के अंदर डाल देते हैं, वो भी उसको लेके उसी तरह करते हैं पलटा प्रोग्राम। ये पीछे उसके बैक एंड पे ये सारी जो एडजस्टमेंट है कि जो आपने लिक्विड सोप यूज करना है ऑटोमेटिकली जाएगा। इस तरह जो डिसइंफेक्टेंट्स आपने यूज करने होते हैं वो भी आप
ये उसने शो किया हुआ है हाइजेनिक फिल्टर के, जब आपने डर्टी एरिया से क्लीन एरिया की तरफ मूव करना है तो आपको ये देनी पड़ेगी। आपको आपका जो है वो पहला चेंज करेंगे, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आइडियली इस तरह का सिचुएशन ही होना चाहिए कि आपका वो आपकी क्लीन एरिया की एंट्रेंस अलहदा होनी चाहिए, डर्टी एरिया की अलहदा होनी चाहिए। लेकिन जब आप क्लीन एरिया में जाएंगे तो आपको तो सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी कि आपको अपने कपड़े भी चेंज करने हैं, हैंड हाइजीन भी परफॉर्म करना है, और जो शूज हैं वो भी यूज करने हैं। जैसे हमने क्लीन एरिया ऑफ सीएसएसडी के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें भी जब आपने एंटर होना है तो ये सारी प्रिकॉशंस जो है ना वो आपने ले। जब आपकी अदर साइड है जिसको हमने क्लीन जोन कहा, अगर आपने यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी वॉशिंग मशीन्स लगी हुई है। ये इनकी दोनों साइडों पे डोर्स होते हैं। इस साइड से आप जो है ना वो डर्टी जो सॉइल्ड लिनन है उसको डालते हैं आफ्टर वॉशिंग थ्रू द मशीन, दैट इज अनडाउनलोडेड फ्रॉम द क्लीन साइड्स पे होता है। सिमिलरली हमारा जो सीएसएसडी का एरिया होता है उसमें भी जो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जब हम उनको ऑटोक्लेव में डालते हैं उसकी वन साइड के ऊपर हम उसको पैक करके उसको डालते हैं, तो आपका वो स्टरलाइज जोन की तरफ जो है ना वो पैक स्टरलाइजेशन होने के बाद निकलता है। इसी तरह जो है ना इसका ये आपको दिखा रहा है कि जो फिजिकल बैरियर है बिटवीन द क्लीन एंड डर्टी जोन, जो है ये बैरियर वाल है। जैसे हमने कहा कि वुडन पार्टीशंस भी हो सकती हैं, ग्लास पार्टीशंस भी हो सकती हैं, वॉल्स भी हो सकती हैं। ये आपको उसने शो किया हुआ है कि ग्लास वॉल्स तो ये आप आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये आपका जो डर्टी जोन से आपने इनको डाला था। समटाइम्स जो है हमारा जो हैवीली सॉइल्ड होती है, जैसे कि उसके ऊपर विजिबल होता है, तो उसको हम जो है ना पहले थोड़ा सा रिंस करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं सेपरेटली बिफोर किसी वाटर टब वगैरह पे पहले उसको हम डिसइंफेक्ट कर लेते हैं, रिंस कर लेते हैं ताकि उसका सॉइल लोड जो है ना थोड़ा सा कम हो सके। फिर उसको वॉशिंग पर डालते हैं। कुछ मशीन होती है ऑटोमेटिक होती है, वहाँ पे आपने प्री वॉश का कंसेप्ट होता है। जो हेविली कंटेमिनेटेड होती है उनको पहले आप थोड़ा सा साइकिल दे के डिकंटामिनेट कर लेते हैं, फिर उसको रेगुलर वॉशिंग साइकिल से आपसे गुजारते हैं। यहाँ से आपने डाउनलोड अनलोड कर ली है, अब आपने उसको जो है ना ड्राइंग की तरफ लेके ना, प्रोसेस सेम है जैसे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है हम वॉशिंग करने के बाद ड्राइंग करते थे, यहाँ पे हमने बात कर लिया, अब आप ड्राई कर रहे हैं।
जारी रखा जा रहा है। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस जो है जी हम करता है। तो वॉशिंग के बाद जो है जैसे हमने डिस्कस किया कि उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, तो दूसरी साइड से जो क्लीन साइड्स पे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आपने उसकी ड्राइंग और आयरनिंग करनी है, और फोल्डिंग एंड स्टॉकिंग होती है कि जो हमारा जो स्टॉक है उसको प्रॉपरली मेंटेन हो। अगर हम उसके इस सारे प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी आपका लिनन जो है, पीस ऑफ क्लोथ है, डेट गोज, अगर वो गिर जाता है जमीन के ऊपर, तो इट्स मींस दैट बिकम्स वाइट। अगर वो किसी भी ऐसे सॉइल सर्फेस के साथ टच कर देता है, जमीन पे गिर जाता है, तो उसको आपने दोबारा उसी प्रोसेस में से गुजारना है। अगेन दैट विल बी वॉश्ड एंड एक्सट्रैक्ट एंड उसकी गार्डनिंग फोल्डिंग है। किसी भी प्रोसेस के दौरान कोई भी जो पैकेज है जमीन पे गिर जाता है, तो उसको आपने कोशिश करनी है कि उसको दोबारा जो है ना उसको प्रोसेस किया जाए। तो एनी लिनन दैट बिकम सॉइल ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग पैकेजिंग, तो वो उसको दोबारा रीप्रोसेस करना है, हमने उसको रीवॉश करना है। तो ये सिमिलरली वही मॉडल है जैसे भी हमने डिस्कस किया है। उसके ऊपर वीडियो के ऊपर आपको बड़ा कम्प्रिहेंसिवली इसके ऊपर डिस्कस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो है आपका सॉर्टिंग होनी है। सॉर्टिंग में हमने क्या करना है जी, सॉर्टिंग में क्या क्या प्रोसेस हमारे शामिल होंगे जी, डॉक्टर हसन आसिम साहब बताइएगा। सर सॉर्टिंग में हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, कलर ऑफ फैब्रिक्स पे, टाइप ऑफ फैब्रिक पे, सॉइल टाइप पे या सॉइल लोड पे कि कितना हैवीली कंटेमिनेटेड है कि नहीं। फिर टाइप ऑफ गुड्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं, बेडशीट्स, पिलो केस वगैरह। तो फिर सॉर्टिंग में सॉर्टिंग। हमने, जी जी बिल्कुल ठीक है। तो विजुअल इंस्पेक्शन करनी है। जो भी आपके पास जो सॉइल लिनन जो रिसीव हुई है फ्रॉम दी, उसको हमने विजुअल इंस्पेक्शन करनी है फॉर दी एनी डिफेक्ट, फॉर एनी फॉरेन मटेरियल। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट्स है, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसी चीज रह गई है, ऑक्यूपेशन रिलेटेड चीज है, सो दैट दैट इज नॉट गोइंग इनटू द मशीन बिकॉज दे कैन डैमेज। फिर उसके हम डिफरेंट लेवल के ऊपर सॉर्टिंग करती हैं अकॉर्डिंग टू द सॉइल लोड। हो सकती है कि कौन सा ज्यादा हैविली कंटेमिनेटेड है, कौन सा मिनिमल कंटेमिनेटेड है, कलर ऑफ फैब्रिक के ऊपर हो सकती है, टाइप ऑफ गुड के ऊपर हो सकती है। ये सारी एक्टिविटीज आपने करनी है। और उसके बाद आपने उसको वॉशिंग में डालना है। जो आपका जो वॉशर का एंड है ऑन टूवर्ड्स दी
क्लीन जोन समटाइम इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास हेavily कंटेमिनेटेड होते हैं, जिनका सॉइल लोड बहुत ज्यादा होता है और आपको विजिबली नजर आ रहा होता है कि इसके ऊपर पेशेंट्स ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स जो है वो है, तो उसको हम पहले थोड़ा सा एक सेपरेट प्लेस के ऊपर उसको रिंस कर लेते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम उसको उस सारे प्रोसेस में से दोबारा कराते हैं, यानी कि इसके थोड़ा सा एक डबल प्रोसेस हम उसके ऊपर कर लेते हैं ताकि उसकी इन्फेक्शन को जो है ना मिनिमली रिड्यूस किया जा सके। और उसके बाद हम अदर साइड से उसको अनलोड करते हैं और दैट प्रोसेस गोज ऑन कि आपने उसकी आयरनिंग करनी है, स्टॉकिंग करनी है और उसको प्रॉपर करना है। इस सारे प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी लिनन जो है वो जमीन पे गिर जाती है तो इट्स मींस दैट बिकम सॉइल्ड। तो शुरू में हमने जैसे डिस्कस किया था कि क्लीन लिनन और सॉइल्ड लिनन में क्या डिफरेंस है जी मिस ईशा फातिमा? फिर दोबारा पूछिएगा क्वेश्चन प्लीज। क्लीन लिनन में और सॉइल्ड लिनन में क्या डिफरेंस था? क्लीन यही होती है कि अभी जो कि अनटच्ड है आफ्टर लॉन्ड्री, और सोइल्ड है कि जो बाहर निकाल ली गई है, हाँ पेशेंट एनवायरनमेंट में आ गई है। जी बिल्कुल। अगर आपने उसको कबर्ड से रिमूव कर दिया, डेट हैज बीन प्लेस्ड इन द कवर इन द पेशेंट्स एनवायरनमेंट, अगर आपने उसके ऊपर पेशेंट नहीं भी, अगर अगर आपने बेडशीट जो है ना उसको जो है ना स्प्रेड आउट कर दिया है, तो दैट इज कंसीडर्ड ए स्वाइल्ड लिनन। वो पेशेंट उसके साथ टच करे या ना करे, अगर आपके हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में आती है, इवन कि आपने अपने टेबल पे रख लिया है, अपने वर्क स्टेशन पे भी रख लिया है, तो दैट इज कंसीडर्ड ए स्वाइल्ड लिनन। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द हॉस्पिटल लॉन्ड्री सर्विसेज। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है जी? जी सर, अ, क्वेश्चन है वन बाय वन। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैंने पूछना था कि जो बेड शीट्स होती हैं ये हमारे हॉस्पिटल्स में यहाँ तो क्या होता है कि एक दफा बिछ गई हैं, अगर 8 डेज भी पेशेंट नहीं उस बेड पे लेटा तो वही शीट चलती रहती है। तो इसका मैक्सिमम टाइम कितना होता है कि कितने नेक्स्ट डे हमें वो यूज्ड है या नहीं है, चेंज कर देनी चाहिए या यूज कर सकते हैं? और फिर दूसरा ये होता है कि सम टाइम जो पेशेंट के पिलोज होते हैं वो एक दूसरे पेशेंट को दे देते हैं, तो इससे भी तो जर्म्स ही फैलते हैं ना? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठाक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई लिनन जो है वंस इट हैज बीन स्प्रेड ऑन द बेडशीट, तो ये सॉइल्ड लिनन ही कंसीडर होगी। आइडियली तो ये डेली बेसिस पे चेंज होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है कि जब तक पेशेंट नहीं आता हम उस बेडशीट को चेंज नहीं करते, क्योंकि उस बेडशीट जब आप बिछाते हैं तो उसके ऊपर जो एयर माइक्रोब्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए आइडियली वो चेंज होने चाहिए। और दूसरी चीज जो है शेयरिंग, शेयरिंग इज नॉट अलाउड, कि अगर आप किसी एक पेशेंट का पिलो है, अगर उसको कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी है विच इज गोइंग टू बी स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो भी ट्रांसमिशन हो सकती है। लेकिन अगर वो उसका बॉडी फ्लूइड से कंटेमिनेट हो गया, अगर उसका इवन उसके ऊपर सलाइवा भी लग गया है, तो दैट कैन ट्रांसमिट। तो इसलिए शेयरिंग जो है ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने शेयरिंग करनी भी है तो एटलीस्ट उसके ऊपर से जो पिलो कवर है ना, दैट नीड टू बी रिमूव। और मोस्टली अगर आपने देखा होगा तो ज्यादातर जगहों पे हमने वो लेदर के कवर्स जो है ना वो ज्यादातर पिलोस के ऊपर लगाए होते हैं। तो अगर आपने किसी को शेयर भी कराना है तो उसका जो पिलो कवर है दैट नीड टू बी चेंज, और नीचे वाले उसके लेदर कवर को अच्छी तरह आप डिसइंफेक्ट करके आप वो पेशेंट को दे सकते हैं। सर इमरजेंसी में तो अक्सर ऐसा होता है ना, एक पेशेंट उठा है उसके ऊपर दूसरे को लिटा देते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में जहां पर इस तरह का क्राउड होता है तो वहां पर तो जैसे अल्ट्रासाउंड रूम में भी इवन के मैंने देखा है वहां पर पेपर शीट्स होती हैं। जब एक पेशेंट जाता है वो नई पेपर शीट लगाते हैं, जिस तरह टिश्यू रोल होते हैं वॉशरूम के लिए, उस तरह के वो रोल लगे होते हैं बेड साइड पे, और डॉक्टर दूसरे पेशेंट से पहले वो शीट चेंज कर देते हैं उसी टाइम। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। जी बिल्कुल। इमरजेंसी में तो बहुत ज्यादा यूज्ड जी चीजें मिलती हैं आपको। बिल्कुल, आपको ऐसा ही है, हमारे यहाँ पे इमरजेंसी में ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यह है कि काफी सारी जगहों पे अब डिस्पोजेबल बेड शीट्स यूज होती हैं, स्पेशली इन दीज एरियाज इमरजेंसी में। अगर आप जैसे फाता मॉडल में जाएं या और कुछ हॉस्पिटल में जहाँ पे आपको डिस्पोजेबल बेड शीट्स मिलती हैं, और जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आपने कहा अल्ट्रासाउंड है या सीटी स्कैन है या आपने कोई मेडिकल इंटरवेंशन करनी है, तो वहाँ पे डिस्पोजेबल बेड शीट्स और डिस्पोजेबल गोन्स अब यूज होते हैं। इवन पेशेंट के जो गोन्स वगैरह हैं वो भी डिस्पोजेबल आते हैं, कि वंस पेशेंट ने उसको यूज कर लिया दैट इज डिस्कार्डेड, क्योंकि वो डिस्पोजेबल होते हैं।
उनको भी जो है ना वॉशिंग प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म में से नहीं गुजारा जाता। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दी रिसोर्सेज ये चीजें होती हैं। अगर आपके हॉस्पिटल के रिसोर्सेज हैं कि वो डिस्पोजेबल चीजें ले सकता है, बियर कर सकता है, तो वो आप ले लें, बिल्कुल कर सकते हैं जी। सर और एक और क्वेश्चन है कि ये जो हमारे यहाँ पे लॉन्ड्री होती है, मोस्टली जो छोटे हॉस्पिटल या क्लिनिक्स हैं उनके पास लॉन्ड्री सिस्टम नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक मतलब होते हैं ना, जो धोबी घाट होते हैं जिस तरह, उनको कपड़े दे देते हैं, और वो लोगों के जो आम पब्लिक है उसके कपड़ों के साथ ही वो धो रहे होते हैं। तो वो भी तो बहुत गलत है। इसके ऊपर मतलब ये तो इलीगल हो गया ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी चेक मैम एंड आपकी बैलेंस बात होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, इसमें लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे बाहर के मुल्कों में हॉस्पिटल्स होते हैं जो कमर्शियल लॉन्ड्रीज होती हैं, उनको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर उन्होंने हेल्थ केयर रिलेटेड लॉन्ड्री लेनी है तो हेल्थ केयर रिलेटेड लॉन्ड्री के स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट है, और उसमें जो है आम कपड़े हैं उसको हमने लॉन्डर नहीं करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे चूंकि इस तरह कोई कानून अवेलेबल नहीं है, लॉन्ड्री के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, लॉन्ड्री का लाइसेंस लेने के लिए आपको किसी को की जरूरत नहीं है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस होते हैं। तो आइडियली तो ये कह लें कि ये अगेंस्ट डिपेंड्स ऑन दी ओनर्स के, ओनर जो है ना उसकी इंटेग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म कितना है कि वो हॉस्पिटल की जो लॉन्ड्री है उसको सेपरेटली वॉश करे और बाकी जो दूसरी लॉन्ड्री है उसको सेपरेटली डील करे। सर यहाँ पे तो डॉक्टर्स भी इस चीज की केयर नहीं करते। जो छोटे क्लिनिक जो जहाँ पर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, डॉक्टर खुद ही एडमिन होता है, सब कुछ वही, तो वो डॉक्टर इवन के सर्जन तक भी इस चीज की केयर नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस धुल गए हैं कपड़े, वो जैसे भी हैं बस हो गया है। जी तो बिल्कुल। सर आपको इसमें यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे डोमेस्टिक मशीन यूज होती हैं, आप लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारी चीजों का आइडिया भी नहीं होता। देखें, जब आप खुद एजुकेट होंगे, जैसे अभी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, तो आप अपनी चीजों को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें कहें जी नहीं अमेरिका से लॉन्ड्री इंपोर्ट कर लें। एटलीस्ट आप उसके डर्टी और क्लीन जोन को सेपरेट कर सकते हैं, आप अंदर उसके अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी टेबल सॉर्टिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। हर बंदे ने अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली चलना होता है। छोटे सेटअप्स में अमूमन मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल नहीं होते, और जब आप रोड से बाहर रिमोट एरिया में काम कर रहे होते हैं फिर तो आपके पास एक्सपर्टीज भी नहीं होती और चीजें भी नहीं होती। इसलिए कुछ जगहों पे कंप्रोमाइज होता है, लेकिन जब आप उनको एजुकेट करेंगे तो एटलीस्ट कुछ चीजों में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि बिल्कुल ही जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है उनको आप थोड़ा सा बेहतर करें अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज जो आपके पास होते हैं। जी सर एक और क्वेश्चन है स्किन के पेशेंट से रिलेटेड। जैसे कुछ स्किन की सर्जरीज होती हैं और स्किन के जितनी भी डिजीजेज हैं ये ट्रांसमिटेड हैं। तो इसमें जैसे कोई स्किन के प्रोसीजर्स होते हैं या स्किन केयर जहाँ पर पेशेंट्स की होती है, तो उस तरह की जो लॉन्ड्री होती है उसको तो बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए ना। जितनी भी कंटेमिनेटेड लॉन्ड्री है हमारी, तो स्किन की लॉन्ड्री को हमें बिल्कुल ही सेपरेट रखना चाहिए, या दूसरी कंटेमिनेटेड के साथ हम कर सकते हैं उसको कलेक्ट। जैसे मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब आप कंट्रेक्चुअल या रेंटल सिस्टम यूज करते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि कुछ हॉस्पिटल है जो कि बहुत बड़े बड़े और कठिन प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, जैसे गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज है। इसी तरह कुछ हॉस्पिटल की लॉन्ड्री होती है जो कि बिल्कुल ही हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, जैसे अभी आपने कहा स्टैटिक्स वगैरह। तो डेफिनेटली उस लॉन्ड्री को थोड़ा सा सेपरेटली ही पैक करना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई हाई जो रेजिस्टेंट जर्म्स जो है ना वो आपके ना आ सके। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस तरह के लिए आई की सर्जरी के लिए एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए उनके लिए थोड़ा सा उनको सेपरेट और डटी लिनन से थोड़ा सा लगे रखना। ठीक है सर। सर जैसे अभी आपने अभी बताया कि आई की सर्जरीज जो होती है, अगर हम अपने तौर पर मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लॉन्ड्री को इंडिविजुअल कर दें, जैसे हम 2-3 हॉस्पिटल से अगर कपड़े कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है आई के अलग और स्किन के अलग, या जो दूसरे प्रोसीजर हो रहे हैं उनके सेपरेट, इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं ना। मैम वो काफी मुश्किल काम होता है। ठीक है। जब आप बिल्कुल इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपके लॉन्ड्री ऑपरेशन जो है ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाएंगे।
क्योंकि जी आपकी मशीन चल रही है, मशीन के अंदर आपने सोप डालना, सारी चीजें हैं और उसकी एक कॉस्ट है। जी जी और बिजनेसमैन सर जो है ना मैंने वो ये भी जो आपने वीडियो दिखाई थी इसमें मैंने देखा था मतलब जहां पर वो मतलब उसको कर रहे हैं सॉर्ट भी कर रहे हैं वहां पर मास्क और ग्लव्स वगैरह नहीं पहने तो ये ठीक है कि कंटेमिनेटेड नहीं है, अगर ठीक नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ये बेसिकली वीडियो जो है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो है वो लो कास्ट कंटेमिनेटेड चीजों को डील कर रहे हो कि जो घरों होम केयर से चीजें आ रही है। आइडियली जो है वो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूरे पहने होने चाहिए। इवन कि आप जब लॉन्ड्री के डर्टी जोन में काम कर रहे होते हैं, आपके शूज भी बड़े प्रोफेशनल होने चाहिए, जिसपे आपको किसी किस्म की जो है ना प्रिक जो है ना वो ना हो सके। तो आपको सारे लेने हैं। इवन के स्प्लैशेस भी यहाँ पे हो जाते हैं जब आपको ब्लड और वो बॉडी फ्लूइड्स को कई दफा स्क्रैप करना पड़ता है, तो उससे आपको आई शील्ड जो है वो भी लेनी पड़ती है। तो अगर उन्होंने नहीं पहने हुए तो ये गलत था। लेकिन वो थोड़ा सा आपको मैंने कंसेप्ट दिया है कि ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रॉपरली पहने हुए होने चाहिए जब आप डर्टी जोन में काम। थैंक यू सर सर एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी जी। अच्छा सर, यूं है जैसे ये प्रैक्टिकली तो कुछ और हो रहा होता है, जैसे हर इंटर डिपार्टमेंटल हर एक के पास अपना ऑटोक्लेव भी होता है और ये लॉन्ड्री भी हो रही होती है जैसे अपने डिपार्टमेंट में। तो वो जैसे करते हैं कि जो सॉइल्ड और कॉन्टेमिनेट हैविली सॉइल्ड जो लिनन होती है उसको उसी उधर ही एक डर्टी एरिया बनाया होता है, उधर ही उसको वॉश करके उसको ड्राई लाइन पे लगा के और सर डायरेक्ट सनलाइट से उसको ड्राई करवा के और फिर लॉन्ड्री में भिजवाते हैं। तो सर ये जो जो सनलाइट डायरेक्ट है ये भी अच्छी आई मीन ये इस ये भी इफेक्टिव होती है इसमें करने में लेकिन जो सर फॉर सनलाइट है वो डेफिनेटली वो जैसे आपने कहा था कि उससे भी आप डिसइंफेक्शन जरूर होती है, लेकिन वो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। आप उसके डिसइंफेक्शन को मुहैया नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप हर एरिया में एक वॉशिंग एरिया या रिंसिंग एरिया डेवलप करें, क्योंकि अगर आप हर वार्ड में एक वॉशिंग एरिया बना देंगे जहाँ पे आपने अपने लिनन को डिकंटेमिनेट करना है, तो यू आर स्प्रेडिंग जर्म्स एवरीवेयर। तो जैसे हमने डिस्कस कहा, इसकी हमने मिनिमम हैंडलिंग करनी है। इवन के बहुत सारे लोग हैं जो कि हैवीली कंटेमिनेटेड, सबसे ज्यादा ओटी में ब्लड फ्लूइड्स और चीजें होती हैं, तो वहां पे भी ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपना वाशिंग एरिया बना लें। लेकिन कुछ जगहों पे ओटी में हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वहां पे लोड बहुत ज्यादा होता है, कपड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे एक वाशिंग एरिया सेपरेट है। लेकिन हर वार्ड के अंदर वाशिंग एरिया बनाना, रिंसिंग कराना, ड्राई कराना, दैट इज अ वेरी डेंजरस, और वो बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन क्रिएट करेगा और आपके हर वार्ड के अंदर जो है ना जर्म्स जो है ना वो स्प्रेड कर सकते ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर सर। एक हेलो। हैं। जी जी। अच्छा सर, ये बात आई ओटी की, तो ओटी किट्स गाउन्स वगैरह जो हैं ये ऑटोक्लेव हो रहे होते हैं, तो ये क्या सीएसएसटी में फिर जाते हैं? जी, ये सारा जो प्रोसेस है इसमें आपकी सारी जो लिनन है उसकी डिसइंफेक्शन तो होगी जैसे हमने कहा, लेकिन ये स्टरलाइज नहीं है। यहाँ से लॉन्ड्री के बाद वो सारा कपड़ा जो कि आपने सर्जिकल प्रोसेसेस के लिए यूज करना है, जैसे कि ड्रेप्स हैं, फेटर्स में है, यूनिफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जो एप्रन्स जो है, गोन्स वगैरह आप यूज करते हैं, स्क्रब्स यूज करते हैं, तो वो स्टरलाइज होते हैं, वो दोबारा सीएसएसटी में जाते हैं, वो सारे प्रोसेस से गुजरते हैं। थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? चलें जी, 15 मिनट्स की ब्रेक। जी जी। सर हम ब्लीच भी यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, उसकी कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है जो हम वाटर में उसको डाइल्यूट करते हैं? जी, यूज कर सकते हैं, आप ब्लीच भी यूज कर सकते हैं। चलें जी, 15 मिनट्स की ब्रेक करते हैं। इंशाल्लाह 15 मिनट्स के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। आप चाय शाय पिए, नाश्ता करें, तो आफ्टर 15 मिनट्स इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। जी, कोई और टॉपिक डिस्कस कर लें या काफी है आज के लिए? सर काफी है।
एनी वन ऑनलाइन? तो सब लोग अभी चाय पी रहे हैं। जी सर, आई एम हियर। जी। मैंने कहा नया टॉपिक शुरू कर लें या काफी है आज के लिए? सर आई थिंक काफी है, लेकिन सबकी राय के साथ ही फिर मेरे लिए तो आज के लिए काफी है। जी सर, आई थिंक काफी है आज के लिए, लेकिन जो मेजोरिटी कहेगी वही होगा। अच्छा, अभी हमने जो है ना काफी सारी डिस्कस कर ली हैं चीजें, तो नेक्स्ट वीक जो है ना संडे को हम एक टेस्ट लेंगे। ठीक है जी। जितने हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, सारे सर? हाँ जी सारे जो हैं, क्योंकि आपका सर आपकी तकरीबन 11 12 क्लासेस हो हाँ गई हैं और उसके बाद आपका 16 क्लासेस के बाद आपका मिड टर्म भी होना है। तो थोड़ी सर, सी आप रिटर्न होगा या ओरल? रिटर्न होगा जी, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, ऑनलाइन होगा। यहीं से आप फिल करेंगे और यहीं से आपको साथ ही रिजल्ट भी मिल जाएगा उसका। लिखने वाला नहीं होगा, एमसीक्यूज होंगे। जी सर संडे को जो टेस्ट लेंगे वो भी आप सेम पैटर्न से लेंगे? सेम पैटर्न यही होगा, जैसे आपका जो है वो होगा मिड टर्म, और इसका पैटर्न जो है ना वो दैट विल बी सेम। तो जितने टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं उसमें आप कह लें कि क्लिनिकल केयर एरिया की मैनेजमेंट है, फार्मेसी सर्विसेज है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट है, लॉन्ड्री सर्विसेज हैं और सीएसएसडी हैं। और ये सारे के सारे जो है ना उस टेस्ट में जो है और जी ठीक है सर। इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी। जी ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। जी सर। एनी क्वेश्चन रेलिवेंट टू द टेस्ट या कोई चीज आप पूछना चाहते हैं मुझे बता दीजिए। सर टेस्ट संडे को होगा कि सैटरडे को? संडे को सैटरडे को कुछ लोग बिजी होते हैं, तो संडे दैट विल बी बेटर ऑप्शन। अगर आप सैटरडे को देना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं सैटरडे को भी ले लूँ। नहीं नहीं सर, संडे ठीक है। सर संडे को ठीक। संडे ठीक है। और सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जो आपने स्लाइड्स वगैरह हमें पढ़ाई है या लेक्चर्स जो दिए हैं, अगर इसी को हम रीड कर लें तो ये सफिशिएंट इनफ होगा या कोई प्रॉपर बुक वगैरह भी हमें सफिशिएंट पढ़नी पड़ेगी? सफिशिएंट है। आप सिर्फ यही लेक्चर गो थ्रू कर लें आपके लिए, बाकी आप इससे रेलिवेंट जो भी ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं वेलकम। लेकिन जो लेक्चर आपके सर साथ शेयर किया हुआ है दैट विल बी सफिशिएंट, उसी में से आपको क्वेश्चन जो है ना वहाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलें जी, ये क्लास आज की हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक सैटरडे को इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। और संडे को जो है जितने हमने टॉपिक आज के दिन तक डिस्कस किए हैं वो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा टेस्ट को, क्योंकि ये दैट विल बी ऑन द सेम पैटर्न जो आपका मिड टर्म होना है। मिड टर्म जो है ना दैट विल बी आफ्टर 16 क्लासेस। आपकी तकरीबन 11 के करीब क्लासेस हो गई हैं, एक दो रह गई हैं। तो मिड टर्म से पहले पहले जो है ना आपका ये एक किस्म की रिहर्सल हो जाएगी, यू नो। क्योंकि मिड टर्म पास करना जो है ना वो प्रीलिम्स के कवानीन के मुताबिक लाजमी है। अगर आपका मिड टर्म पास नहीं होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सर, क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन जो है वो सारे एमसीक्यूज होंगे, 20 30 40 जितने बन गए मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन उसमें कोई लिखने वाला नहीं होगा। बेस्ट ऑफ ऑप्शन होगी। आपके पास ऑनलाइन पेपर आएगा, यहीं से आपने बस सिंपल अपने माउस के साथ क्लिक करना है कि आपने बेस्ट आंसर उसमें से कौन। ठीक है सर। मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा, लेकिन अगर आपने ये सारा मटेरियल पढ़ा होगा तो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपके लिए। सर ये सर लॉन्ड्री की कौन? सर्विस तक होगा शामिल, ये लॉन्ड्री की लॉन्ड्री सर्विस तक या? आज तक, हाँ जी, जितनी चीजें आज तक हमने पढ़ी है लॉन्ड्री। सर उसमें चॉइसेस भी होंगी या सबके सब फिल करने नहीं नहीं, होंगे? चॉइस कोई नहीं होगी एमसीक्यूज में, कौन सी चॉइस डॉक्टर साहब। ठीक है। सर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो जी, वेलकम जी, ओके जी, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। मीनवाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी रेलिवेंट कोई चीज़ है तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह थैंक हाफिज। यू अस्सलाम सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक सर, यू, अल्लाह अल्लाह। हाफिज।